पुस्तक 42 अध्याय 11 एक अद्भुत आश्चर्य। फ्लेमलैंड एल्डर हॉल से रोशनी की किरणें निकल रही थीं। सिथे वंशज बिल्कुल निडर थे और वे उन्माद और निराशा के मिले जुले भाव के साथ आगे बढ़े। हॉकफेंग दूर से चुपचाप देख रहा था। उसे अचानक लगा कि प्रकाश की वे रेखाएं बेहद खूबसूरत थीं, फिर भी वे उसके दिल में खंजर की तरह चुभ रही थीं। सच तो ये है कि कई युगों से उसके दिल में जो पीड़ा थी वह बेहद असहनीय थी। यही कारण था कि वह अपने दाव हृदय को कभी भी पूर्ण नहीं बना पाया था। मृत्यु एक प्रकार की मुक्ति है मेरे दोस्त। अगर तुम सब मर गए तो मेरे अकेले जीवित रहने का क्या मतलब? सिथे के लिए एक बेकार मोहरा बनकर रहना। हॉकफेंग की आंखों में एक शांत भाव आया और उसने फ्लेमलैंड एल्डर हॉल में फंसे 2 राक्षसों को मुक्त करना शुरू कर दिया। क्लैक 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 क्लैक। एल्डर हॉल की सबसे गहरी गहराइयों में स्थित जेल की कोठरियां खुलने लगीं और प्राचीन काल से मौजूद 2 शक्तिशाली जीव जाग उठे। धमाका धमाका धमाका। पूरा फ्लेमलैंड एल्डर हॉल हिलने लगा। जागते ही 2 अजीब जीव तुरंत उन्मत्त अवस्था में पहुंच गए। इन जीवों को नियंत्रित करना बेहद मुश्किल था, लेकिन उन्हें इतना उन्मत्त करना थोड़ा आसान था कि वे अपने सामने आने वाले सभी दुश्मनों पर हमला कर दें। सिथे आमतौर पर इन जीवों को अपना आखिरी तुरुप का पत्ता मानते थे। इन जीवों को तभी लड़ने के लिए भेजा जाता था जब सिथे अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होते थे। वे सब चले गए हैं। हॉकफेंग ने फ्लेमलैंड एल्डर हॉल से तलवार दाव डोमेन द्वारा कवर किए गए दूर के क्षेत्र की ओर प्रकाश की उन सैकड़ों धारियों को देखा, लेकिन जो लोग इसमें प्रवेश कर गए वे बिना किसी निशान के गायब हो गए। मैं भी जाऊंगा। हॉकफेंग को आभास हो गया कि वे दोनों जीव जाग रहे हैं और तबाही मचा रहे हैं। उसके डाउगार्ड टॉवर की शक्ति अंततः समाप्त हो चुकी थी। अपनी कलाकृतियों और संरचनाओं को शक्ति प्रदान करने के लिए ऊर्जा के बिना डाउगार्ड टॉवर इन 2 शक्तिशाली जानवरों को और अधिक रोक पाने में पूरी तरह असमर्थ था। दोनों उसे टुकड़े टुकड़े करने लगे थे और सच तो ये था कि हॉकफेंग को इसकी कोई परवाह नहीं थी। एल्डर हॉल को उसकी नींव से अलग करके वह इस मार्ग पर पूरी तरह से प्रतिबद्ध हो चुका था। अगर जर्जर मीनार को नष्ट न भी किया जाए तो भी उसका कोई खास उपयोग नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा वह कुछ हथियार अलग करके उनका इस्तेमाल कर सकता था। हमला करो। हॉकफेंग एक प्रकाश की किरण की तरह चमका और दूर निंग की ओर दृढ़ता से हमला किया। वह अपने समूह के हेगेमॉन और सम्राटों में से आखिरी था जिसने हमला किया। एक्सेल्ट बोवेनिया और जॉनबेक दोनों ने देखा कि कैसे सैकड़ों प्रकाश की किरणें डाउलॉर्ड डाकनॉर्थ की ओर निकल रही थीं और उसके बाद आखिरी प्रकाश की किरण हॉकफेंग का प्रतिनिधित्व कर रही थी। दोनों चुप थे। निंग की बात करें तो वह बेहद खुश था। उसने बहुत पहले ही अपना किला छोड़ दिया था और अब अपनी तलवार दाव रियासत को सक्रिय रूप से नियंत्रित कर रहा था। वह हवा में उड़ता हुआ उन हमलावर सम्राटों की ओर बढ़ रहा था और उसका रियासत भी उसके साथ साथ बढ़ रहा था। जैसे ही सम्राट उसकी पहुंच में आए वे भ्रम में फंस गए और आसानी से बंदी बना लिए गए। धमाका धमाका धमाका। हेजमोन और सम्राट उन्मत्त हमले करते रहे, लेकिन उनमें से कोई भी निंग पर नहीं गिरा। ज्यादा से ज्यादा निंग को चकमा देने के लिए थोड़ी सी शक्ति लगानी पड़ी और इस तरह सभी हेजमोन और सम्राट, जिनमें हॉकफेंग भी शामिल था, एक ही झटके में पकड़े गए। उसने उन सभी को अपनी संपत्ति दुनिया में खींच लिया। अब ये क्या है? जैसे ही निंग खुद से संतुष्ट महसूस कर रहा था और इन हेगेमन्स की यादों की समीक्षा करने की तैयारी कर रहा था, वह अचानक अपने चेहरे पर थोड़ा तनावपूर्ण भाव के साथ बहते हुए फ्लेमलैंड एल्डर हॉल को देखने लगा। धमाका। फ्लेमलैंड एल्डर हॉल के एक तरफ एक विशाल छेद दिखाई दिया, जिसके बाद एक विशालकाय मछली जैसा दिखने वाला जीव उस छेद से बाहर उड़ता हुआ दिखाई दिया। बाहर उड़ते हुए उस विशालकाय मछली का आकार तेजी से बढ़ा और वह 30,000 किलोमीटर लंबी हो गई। उसके मुंह के चारों ओर लंबी मूंछें थीं और ये मूंछें भी 10,000 किलोमीटर लंबी थीं। उसके पार्श्व भाग पर कुल 18 पंजे भी थे। उसकी पूंछ की नोक पतले धागों की एक श्रृंखला से जुड़ी हुई थी जो आगे पीछे घूमते हुए भयानक शक्ति के साथ अंतरिक्ष को चीर रहे थे। क्या अद्भुत जानवर है! निंग को खतरा महसूस हुआ। मुझे लग रहा है कि इससे निपटना पिछले जानवर से भी ज्यादा मुश्किल है। स्क्विश स्क्विश स्क्विश। ठीक इसी समय एक और अजीब सा जीव जो केचुए जैसा दिखता था फ्लेमलैंड एल्डर हॉल के मुख्य द्वार से धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। उस जीव से सुनहरी रोशनी का एक प्रभामंडल निकल रहा था और जब निंग ने उसे देखा तो उसे तुरंत लगा कि उसका शरीर अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। अगर निंग उसे 10 टुकड़ों में भी काट दे तो भी वह शायद नहीं मरेगा। उसे मारना कोई आसान काम नहीं होगा। मुझे उन्हें मारने से पहले उनके सार तत्वों को ढूंढना होगा, निंग ने सोचा। लेकिन दोनों से निपटना बेहद मुश्किल है। उन्हें मारने में शायद मुझे 10-20 वार करने पड़ेंगे, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूं? निंग ने अपनी इच्छाशक्ति का प्रयोग करते हुए जमीन पर उतरा। वह पवित्र पर्वतों से उड़कर एक खाली मैदान में पहुंच चुका था और मैदान पर उतरते ही उसने अपनी मायावी तलवार दाव की शक्ति का प्रयोग किया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। वह अपने भ्रमों का इस्तेमाल अपने आसपास के वातावरण में घुल मिल जाने के लिए कर रहा था, अपनी आभा को पूरी तरह से छिपा रहा था और अपनी उपस्थिति का कोई निशान भी प्रकट नहीं कर रहा था। मार मार मार। ये दोनों जीव कैओसवस के बाहर से आए थे और इनका जन्म अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली शरीरों के साथ हुआ था। उनकी आंखें क्रूरता से भरी हुई थीं जब वे उस इलाके को घूर रहे थे, मारने के लिए जीवों की तलाश कर रहे थे। और फिर भी ऐसा करने के बाद वे मुड़कर बचे हुए 2 एल्डर हॉल्स की ओर दौड़ पड़े। उन दोनों एल्डर हॉल्स को आसानी से ढूंढा जा सकता था और वे महसूस कर सकते थे कि दोनों में जीवित प्राणी मौजूद हैं। धिक्कार है, ये सब सचमुच एक भ्रम था। डाउल और डाकनॉर्थ के भ्रम सचमुच। ये देखकर एक्सेल्ट बोवेनिया का चेहरा पीला पड़ गया। ये स्पष्ट रूप से उसके जानवर थे,
लेकिन निंग को न पाकर उन्होंने उसकी ओर ही हमला कर दिया। उन्होंने इन जानवरों को पकड़ लिया था और उन्हें पागल कर दिया था। अब इन जानवरों का उन पर हमला करना एक तरह का कर्म था। धमाका, फुसफुसा, दोनों जीव अलग हो गए और दोनों एल्डर हॉल्स की ओर बढ़ते हुए अलग हो गए। उन्होंने अपने अपने एल्डर हॉल्स पर उन्मत्त हमलों की बौछार शुरू कर दी। उनके शक्तिशाली शरीरों में फ्लेमिंग से भी ज्यादा ऊर्जा थी। इससे उन्हें अपनी नफरत जाहिर करने के लिए टावरों पर उग्र हमला करने की पूरी शक्ति मिल गई। उन्होंने टावरों को काटने के लिए अपने विशाल मुंह भी खोले, लेकिन दोनों एल्डर हॉल्स उनके जैसे लोगों से इतनी आसानी से हिलने वाले नहीं थे। धमाका, 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 दोनों एल्डर हॉल्स ने लगभग ऑटोक स्तर की शक्ति के साथ जवाबी हमला शुरू कर दिया। इन हमलों से दोनों जीवों के शरीर पर गहरे घाव हो गए। केचुआ जीव लगभग 100 बार सहने में सक्षम था। अंततः उसे उड़ा दिया गया, जिससे उसका सार नष्ट हो गया और वह मर गया। विशाल मछली की बात करें तो जब वह मरने के कगार पर थी तब उसे होश आया और वह भागने के लिए जमीन में छेद कर गई। इसे होश आ गया। एक्सल्ट बोवेनिया को बहुत धक्का लगा। हमने इसे पूरी तरह पागल कर दिया था, लेकिन किसी तरह ये होश में आ गया। मृत्यु के निकट के अनुभव सचमुच चमत्कारों को जन्म दे सकते हैं। उसे उस विशालकाय मछली प्राणी की ज्यादा चिंता नहीं थी, क्योंकि पवित्र क्षेत्र इतना स्थिर था कि वह प्राणी उससे मुक्त होकर भाग नहीं सकता था। सबसे बड़ी समस्या डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ से निपटने के बाद उसके पास मछली को संभालने और उसे फिर से पकड़ने के लिए काफी समय होगा। डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ एक्सल्ट बोवेनिया दूर तक देखता रहा। उसकी नजर उस मैदान पर टिकी थी जहां निंग गायब हो गया था। डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ उस विशाल मछली से 1000 गुना ज्यादा खतरनाक था। निंग ने अपनी ब्रह्म शक्ति के बल पर खुद को छिपा लिया था, और ऐसा करते ही उसने तुरंत हॉकफैंग को बुला लिया। हॉकफैंग वह व्यक्ति था जिससे सिथे लोगों को बड़ी उम्मीदें थीं। उसके पास एक ऑटोक बनने का मौका था और वह एक सिथे एक्सल्ट का बेटा था। निंग ने 2800 से ज्यादा सिथे सम्राटों की स्मृतियां खंगाली थीं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब तक उसे यकीन हो गया था कि आम सम्राटों की स्मृतियों में उन 9 तकनीकों को ढूंढने की उसकी संभावना बेहद कम थी। हालांकि हॉकफैंग खास था, शायद उसके पास कुछ हो। फुसफुसाहट। काले वस्त्र पहने हॉकफैंग निंग के सामने प्रकट हुआ। उसकी निगाहें शांत थीं, और जब उसने निंग को अपने सामने आते देखा तो वह हल्का सा मुस्कुराया भी। डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ। निंग ने कुछ नहीं कहा, जिससे हॉकफैंग तुरंत एक भ्रम में फंस गया। उसे डर था कि हॉकफैंग उसे मारने की नीयत से आत्महत्या करने की कोशिश करेगा। अगर ऐसा हुआ तो निंग को अपनी यादों को खंगालने का मौका नहीं मिलेगा। उनके पास बाद में बातचीत करने के लिए बहुत समय होगा। हालांकि ये 9 तकनीकें उसके लिए और साधना पथ पर आगे बढ़ने की उसकी उम्मीदों के लिए बेहद जरूरी थीं। वह इसमें कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता था। ये वाकई बहुत सारी यादें हैं। निंग ने हॉकफैंग की यादों को याद करना शुरू किया। हॉकफैंग का दाव हृदय दोषपूर्ण था, इसलिए वह निंग के भ्रमों का विरोध नहीं कर पा रहा था। निंग हॉकफैंग की यादों में खोकर आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। हॉकफैंग एक बहुत ही दुखद व्यक्ति था। अगर वह साधकों के बीच पैदा हुआ होता तो शायद वह पहले ही एक तानाशाह बन चुका होता। क्या उसने 9 तकनीकों को किसी को न बताने की आजीवन शपथ भी ली थी? निंग उन 9 तकनीकों के इर्द गिर्द विचारों के बुलबुले देखकर अवाक रह गया। उसे इसकी उम्मीद थी, लेकिन वह अब भी यही उम्मीद कर रहा था कि हॉकफैंग कुछ अलग होगा। लेकिन सच तो ये है कि इन तकनीकों तक पहुंच पाने वाले हर सिथे को आजीवन शपथ लेने के लिए मजबूर किया गया था। हॉकफैंग भी कोई अपवाद नहीं था। उफ। निंग को 9 तकनीकों तक पहुंचने में असमर्थ होने के कारण निराशा महसूस हुई, लेकिन उसने हॉकफैंग की अन्य यादों को पलटना जारी रखा। समय धीरे धीरे बीतता गया। 2 घंटे, 4 घंटे, यह क्या है? निंग की आंखें धीरे धीरे चमकने लगीं और वह तेजी से यादों में डूबने लगा। जितना ज्यादा वह देखता उतना ही ज्यादा उत्साहित होता, और अंत में वह इतना उत्साहित हो गया कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा। 5 ट्रचियन अध्याय। पुस्तक 42, अध्याय 12, 5 ट्रचियन अध्याय। अब यह एक अप्रत्याशित आश्चर्य है। अपनी बार बार की असफलताओं के कारण जी निंग 9 विशेष तकनीकों को खोजने की सारी उम्मीदें छोड़ने के कगार पर पहुंच चुका था। वह बस सावधानी के तौर पर हॉकफैंग की बाकी यादों को खंगाल रहा था। किसने सोचा था कि ऐसा अप्रत्याशित आश्चर्य सामने आएगा? हॉकफैंग 5 ट्रचियन अध्यायों के रचयिता थे। वे सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। हॉकफैंग के पिता सिथे सेना के साथ कैओसवस पर उनके पहले आक्रमण के बाद इसी छिपे हुए आयाम में रहने लगे। बाद में सर्वोच्च सिथे नेताओं ने सिथे को इस भूमि में प्रचार शुरू करने का आदेश दिया। हॉकफैंग के पिता एक एक्सल्ट थे, लेकिन इस स्तर पर पहुंचने पर उनका एकमात्र बच्चा हॉकफैंग था। उन्होंने अपने बेटे के पालन पोषण में पूरी ताकत लगा दी। हॉकफैंग हर लिहाज से अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली था और उसकी शक्ति बिना किसी रुकावट के आसमान छूती गई। हालांकि वह अभी भी सिथे वंश का ही था। सच्चे सिथे इन वंशजों के प्रति सतर्कता का भाव रखते थे, इसलिए वे ओमेगा दाव के बारे में कोई भी जानकारी या मार्गदर्शन देने को तैयार नहीं थे। अगर उनका कोई बच्चा ओमेगा दाव के जरिए निरंकुशता तक पहुंच जाता तो उनके बच्चे ही इस अराजकता लोक के शासक बनते, जिसका मतलब था कि यह अभी भी वर्तमान साधकों के लिए उपयुक्त होगा, सिथे के लिए नहीं। आखिरकार सिथे वंशज स्थानीय किसानों जैसे ही थे। वे वर्तमान परिस्थितियों में ही जन्मे और पले बड़े थे। इसके अलावा अगर कोई ओमेगा दाव के जरिए निरंकुशता तक पहुंचता तो जीवन रक्त की शपथ भी उसे रोक या प्रभावित नहीं कर पाती। सिथे को डर था कि वे ऐसे व्यक्ति को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने कोई ओमेगा दाव आगे नहीं बढ़ाया। हॉकफैंग अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली था। ओमेगा दास से दूर सिथे के मार्गदर्शन में वह दावमज में सफल हुआ और एक साधारण हेगेमॉन बन गया।
सच में हॉकफेंग के लिए शायद यही एक भाग्यशाली बात थी। ओमेगा स्वॉर्ड दाव के रास्ते पर चलते हुए निन के पास कोई मार्गदर्शन नहीं था, लेकिन दावमज की कठिनाई के कारण वह इसमें असफल रहा। हेगेमॉन बनना। हॉकफेंग के लिए ये कहना मुश्किल था कि यह अच्छी बात थी या बुरी। हेगेमॉन बनने के बाद वह 5 अन्य दास में भी तेजी से हेगेमनी तक पहुंच गया था। उसकी प्रगति की गति इतनी तेज थी कि पूरी सिथे जाति हैरान रह गई थी। सिथे के सर्वोच्च पदस्थ सदस्यों ने भी उस पर ध्यान दिया। बाद में डॉन युद्ध शुरू हुआ। हॉकफेंग के पिता एक एक्सल्ट के रूप में सिथे सेना का नेतृत्व युद्ध में करने के लिए बाध्य थे। हॉकफेंग ने अपने पिता के साथ युद्ध में जाने की जिद की। सिथे के सबसे प्रिय वंशजों में से एक होने के नाते उसे कुछ हद तक विशेष दर्जा प्राप्त था, इसलिए सर्वोच्च स्तर के सिथे ने अनिच्छा से उसके अनुरोध को स्वीकार कर लिया। हालांकि वे केवल उसे अपना अवतार भेजने की अनुमति देने के लिए सहमत हुए, क्योंकि वे जानते थे कि युद्ध इतना भयंकर होगा कि हॉकफेंग उसमें मर भी सकता था। संपूर्ण सिथे जाति उत्सुकता से अपने बच्चों के बीच से एक ओटोच के उभरने की प्रतीक्षा कर रही थी। युद्ध के दौरान हॉकफेंग का अवतार अपने पिता के साथ साधकों के विरुद्ध युद्ध में शामिल हुआ। उसने बहुत सी चीजें देखीं और धीरे धीरे उसे सच्चाई का एहसास होने लगा। अरे मूर्खों, क्या तुम इसे महसूस नहीं कर सकते? क्या तुम अपने और सिथे के बीच का अंतर नहीं समझ सकते? इसी विशाल अराजकता ब्रह्मांड ने तुम्हें जन्म दिया, तुम्हारा पालन पोषण किया, तुम्हें सहारा दिया। इस ब्रह्मांड की आदिकालीन अराजकता तुम्हें स्वीकार करती है, लेकिन सिथे को अस्वीकार करती है, क्योंकि सिथे विदेशी आक्रमणकारी और शत्रु हैं। तुम अपने ही शत्रुओं की मदद कर रहे हो। तुम तो किसान हो, तुम स्वेच्छा से सिथे की सेवा क्यों करते हो? तानाशाह बोलिन उन पर आरोप और रोष से दहाड़ते हुए टूट पड़ा था। हॉकफेंग को बहुत पहले ही सच्चाई का अंदाजा हो गया था, और उस दिन उसे इस बात का यकीन हो गया। फेंग, मेरे बेटे, उसके पिता ने उस दिन उसे ढूंढ निकाला था। हम बहुत बदकिस्मत हैं कि इतनी जल्दी एक साधक अवतार से टकरा गए। आज हम मर जाएंगे। मैं तुम्हारा अवतार नष्ट कर दूंगा ताकि यह अवतार तुम्हें मार न सके। उसका हर वार कर्म की बंधन शक्ति से भरा है। अगर वह तुम्हें मार देता है तो वह कर्म का इस्तेमाल करके तुम्हारे असली शरीर को भी नष्ट कर देगा। पिताजी, मैं एक किसान हूँ, सिथे नहीं, है ना? हॉकफेंग ने पूछा। निंग हॉकफेंग की यादों में झांक रहा था और हॉकफेंग की आंखों से देख सकता था। उसने हॉकफेंग के पिता के चेहरे पर वह भाव देखा और उस भाव ने निंग का दिल भी हिला दिया। हॉकफेंग के पिता एक पल के लिए चुप हो गए, फिर उन्होंने अपने बेटे की ओर देखा। उनकी आंखें मिली जुली भावनाओं से भरी थीं। दिल का दर्द, प्यार, चिंता, उम्मीद, ये वे शुद्ध भावनाएं थीं जो एक मरते हुए पिता को अपने बेटे को देखते समय महसूस होती। हॉकफेंग के पिता ने तब धीरे से कहा था, मैं तुम्हें बता ही दूं, मैंने तुम्हें ये बात न बताने की शपथ ली थी, लेकिन अब तुम सच जानते ही हो। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मुझे इस युद्ध में हिस्सा लेना था और बस अच्छे की उम्मीद करनी थी। तुम्हारे पास भी कोई विकल्प नहीं है। हम दोनों, पिता और पुत्र, निश्चित रूप से एक दुखद भाग्य साझा करते हैं। जब हॉकफेंग के पिता ने ये शब्द कहे थे तो उनकी आंखें आक्रोश से भर आई थीं। फिर उन्होंने आह भरी, अगर तुम एक ऑटोक बन सकते हो तो सिथे तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करने की हिम्मत नहीं करेंगे। तुम्हें उनके महत्वपूर्ण गुंडों में से एक माना जाएगा। लेकिन अगर तुम ये सफलता हासिल नहीं कर पाए और एक साधारण हेगेमॉन बने रहे तो तुम्हें गुंडा भी नहीं, बस एक बेकार मोहरा माना जाएगा। मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता था, लेकिन मैं जल्द ही मरने वाला हूँ। मैं अब तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। अगर तुम्हें कभी मौका मिले तो भाग जाओ और साधक सभ्यताओं में चले जाओ। हॉकफेंग स्तब्ध रह गया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके पिता उसे किसानों के पास भाग जाने को कहेंगे। ठीक है, हमारा समय खत्म हो गया है। हॉकफेंग के पिता ने तब हाथ बढ़ाकर हॉकफेंग की छाती पर दबाया था और एक ही वार में हॉकफेंग का अवतार नष्ट कर दिया था। और हॉकफेंग के पास अपने पिता की यही आखिरी याद थी। उस लड़ाई का अंतिम परिणाम ये हुआ कि ऑटोक बोलिन ने हॉकफेंग के पिता के नेतृत्व वाली पूरी टुकड़ी को खत्म कर दिया। अंततः घोर युद्ध समाप्त हो गया। हॉकफेंग छिपे हुए आयाम के पवित्र क्षेत्र में रहना जारी रखा। पहले तो सिथे उस पर पूरा ध्यान देते रहे, लेकिन उसके हृदय पर छाई छाया के कारण वह अपने दाऊ हृदय को सभी दोषों से मुक्त नहीं कर पाया। वह एक किसान तो था, लेकिन सिथे का वंशज भी था। अगर सिथे ने उसके साथ ईमानदारी से पेश आया होता तो उसे इतना दुख नहीं होता। लेकिन असल में अब वह जानता था कि वे तोप के चारे और मोहरों से ज्यादा कुछ नहीं थे। अगर वह कड़ी मेहनत भी करता और एक तानाशाह भी बन जाता तो भी उसे एक उपयोगी गुंडे से ज्यादा कुछ नहीं समझा जाता। खेती करने का क्या मतलब था? और वह अपने पिता के आखिरी शब्दों को कभी नहीं भूल पाया। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मुझे इस युद्ध में हिस्सा लेना था और बस अच्छे की उम्मीद करनी थी। तुम्हारे पास भी कोई विकल्प नहीं है। हम दोनों, पिता और पुत्र, हम दोनों का भाग्य निश्चित रूप से बहुत बुरा है। ये शब्द उसके दिल को चीर गए। जब से उसकी माँ का देहांत हुआ था, उसके पिता ही वह व्यक्ति बन गए थे जिनकी वह सबसे ज्यादा परवाह करता था। बदले में उसके पिता भी उसे बहुत प्यार करते थे और उसका ख्याल रखते थे। ये शब्द सुनकर ही उसे एहसास हुआ कि उसके पिता कितने दुखी थे। उसके पिता को एक्सल्ट की ऊंची उपाधि मिली थी, लेकिन उन्हें भी कोई विकल्प नहीं दिया गया था। वह इस युद्ध में सिर्फ इसलिए हिस्सा लेने आए थे क्योंकि उन्हें ऐसा करना ही था और उनका भाग्य पर छोड़ दिया गया था। सिथे हॉकफेंग को सिथे जाति से नफरत होने लगी, जो उसे और उसके पिता दोनों को ही बेकार मोहरों की तरह समझती थी। इस नफरत ने उसके दिल पर गहरा असर डाला और उसे अपने दाऊ हृदय को निखारने से रोक दिया।
वह जानता था कि उसे और ज्यादा शक्तिशाली बनना होगा और एक तानाशाह बनना होगा, क्योंकि इससे उसे भागने और सिथे से बदला लेने का बेहतर मौका मिलेगा। लेकिन वह अब अपने दाव हृदय को निखार नहीं सकता था। दरअसल वह बिल्कुल भी नहीं सुधर सकता था। साधना पथ पर आगे न बढ़ पाने के कारण हॉकफेंग ने अंततः निरंकुश शासन की अपनी आशा छोड़ दी। हालांकि सिथे से बदला लेने के लिए उसके मन में एक और विचार आया। वह जानता था कि सिथे ने बहुत पहले ही अपने वंशजों को 9 विशेष तकनीकें दी थीं ताकि उनके लिए साधना आसान हो सके। इन तकनीकों से दिव्य शक्ति और अमर ऊर्जा का एक साथ मिलन संभव था, जिससे सैद्धांतिक रूप से यह सुनिश्चित हो गया कि दाव लॉर्ड्स को भी अपने विभिन्न चरणों में प्राणघातक खतरे का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप दावमज में असफल भी हो जाते तो आप जल्दी से उबरकर फिर से प्रयास कर सकते थे। यही कारण था कि सिथे इतने सारे हेगेमॉन, सम्राट और एक्सर्ट उत्पन्न करने में सक्षम थे। सिथे ने इन 9 तकनीकों को विकसित करते हुए लगातार सुधार किया और 9वीं तकनीक पहली से कहीं बेहतर थी। लेकिन अंत में 9वीं और अंतिम तकनीक भी त्रुटिपूर्ण रही। इससे केवल प्रथम चरण का डाउनलॉर्ड बनना संभव था, जिसके बाद शरीर नष्ट हो जाता और सच्ची आत्मा लुप्त हो जाती। मुझे लगता है कि ये तकनीकें इस अराजकता लोक के स्वाभाविक दाव द्वारा कुछ हद तक अस्वीकार की जा रही हैं। अगर मैं इन्हें नए रूप में ढाल सकूं तो मैं कुछ बेहतर बना पाऊंगा। सच है कि सिथे स्केउस्पस के दाव को समझने या उसका उपयोग करने में असमर्थ थे, लेकिन हॉकफेंग कर सकता था। यह अविश्वसनीय था कि अराजकता के सिथे लॉर्ड एक ऐसी तकनीक बनाने में सक्षम थे जिससे एक स्थानीय साधक सुरक्षित रूप से दाव लॉर्ड बन सकता था, जबकि अराजकता के लॉर्ड स्वयं यहाँ दाव को महसूस नहीं कर पा रहे थे। हॉकफेंग ने पहले भी इन सभी 9 तकनीकों का व्यक्तिगत रूप से अवलोकन किया था और उसने देखा था कि कैसे सर्वशक्तिमान अराजकता के सिथे लॉर्ड ने धीरे धीरे उनमें सुधार किया और उन्हें पूर्ण बनाया। हॉकफेंग ने उन्हें देखते हुए कई नई अंतर्दृष्टियां प्राप्त की और इसलिए उसने उन अंतर्दृष्टियों का उपयोग अपनी तकनीकें बनाने में करने का निर्णय लिया। उन्हें पूरा यकीन था कि सिथे की सभी 9 तकनीकों में बुनियादी और आधारभूत त्रुटियां थीं। ये त्रुटियां शुरुआत में स्पष्ट न होने का एकमात्र कारण ये था कि जब कोई तकनीक कमजोर होती थी तो गलती की गुंजाइश बहुत ज्यादा होती थी। उदाहरण के लिए नश्वर साधकों पर विचार करें। आधार स्तर, स्वर्णिम कोर स्तर, नवजात आत्मा स्तर, नश्वर श्रेणी, पृथ्वी श्रेणी, स्वर्ग श्रेणी, वांशियांक सिद्ध, आदिम ताओवादी, शून्य स्तर। सभी प्रकार की तकनीकों और शैलियों का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि आप जितने कमजोर होंगे कैओस्पस के ताओ का आप पर उतना ही कम प्रभाव पड़ेगा, लेकिन आप शिखर के जितना करीब होंगे ताओ उतना ही अधिक चुनौतीपूर्ण होता जाएगा। हॉकफेंग स्वयं इस अराजकता ब्रह्मांड के दाव को समझने में सक्षम था। उसने 9 विशेष तकनीकों द्वारा प्रयुक्त कुछ तकनीकी तरकीबों और विचारों को उधार लिया, फिर उन्हें अपनी छवि में फिर से बनाना शुरू किया। मॉर्टल चैप्टर, फेंट गॉड चैप्टर, वर्ल्ड चैप्टर, दाव लॉर्ड चैप्टर और डेथलेस चैप्टर की रचना की। यही वह तकनीक बन गई जिसे उन्होंने 5 ट्रचियन चैप्टर नाम दिया। उन्होंने इसे 5 ट्रचियन चैप्टर इसलिए कहा क्योंकि उनके पिता का पसंदीदा जादुई खजाना एक लकड़ी का ट्रचियन था। बचपन में हॉकफेंग को उस ट्रचियन से खेलना बहुत पसंद था, इसलिए उनके पिता ने उसे वह ट्रचियन दे दिया था। हॉकफेंग इसे हमेशा अपने पास रखता था और यह उसके पिता के प्रति उसके प्रेम का प्रतीक बन गया। पुस्तक 42, अध्याय 13, अमर पब फ्यूचर विज्ञापन। हॉकफेंग ने सिथे से बदला लेने के लिए ये तकनीक बनाई थी। वह अपने पिता और अपनी दोनों की खातिर और अनगिनत धोखेबाज सिथे वंशजों की खातिर बदला लेना चाहता था। सच्चे सिथे उन्हें तो बस इस्तेमाल करने लायक तोप का चारा समझते थे, जबकि उसके पिता को भी युद्ध में भाग लेने के लिए मजबूर किया गया था। हम दोनों, बाप और बेटा, हमारी किस्मत वाकई बहुत खराब है। ये शब्द हॉकफेंग के दिल में चाकुओं की तरह चुभते रहे। वह अपने पिता के चेहरे का वो भाव कभी नहीं भूल पाएगा। यही वजह थी कि उसे बदला लेना था। वह इस तकनीक को बनाना चाहता था, फिर उसे साधकों तक पहुंचाने का तरीका ढूंढना चाहता था। उसे पूरा यकीन था कि साधक इसका इस्तेमाल करके अपनी शक्ति में नाटकीय वृद्धि कर पाएंगे, जिससे कई नए हेगेमॉन और यहाँ तक कि नए ऑटोप भी पैदा होंगे। इस तरह सिथे को हराया जा सकेगा। लेकिन जाहिर है, अगर सिथे को पता चल गया कि वह ये तकनीक बना रहा है तो उसका विनाश हो जाएगा। इस प्रकार उसने अपने सभी प्रयोग अपने ही संपदा कोश में रहने वाले प्राणियों पर किए थे। एक हेजमोन होने के नाते उसके पास अनगिनत जीवों से भरे कई संपदा कोश थे। उसने इन प्राणियों से अपनी साधना तकनीकों का परीक्षण करवाया और तकनीक में त्रुटियों के कारण कई प्राणी मर गए। उसने उन्हें बार बार परखा, फिर उन्हें बार बार बनाया। यहाँ उनकी प्रतिभा का पूरा प्रदर्शन हुआ। उन्होंने मर्त्य अध्याय और दानवदेव अध्याय में शीघ्र ही महारत हासिल कर ली। पहला अध्याय त्रिलोक के दिव्य क्लेश पूर्व स्तरों के बराबर था, जबकि दूसरे अध्याय में क्लेश पश्चात के ज्येष्ठ देव पूर्वज अमर स्तर तक की सभी बातें शामिल थीं। यद्यपि यह उन 9 तकनीकों से भिन्न था, लेकिन ये सफल रहा और इसका प्रभाव निंग की स्वयं की नीलाफूल मुहर तकनीक के समान ही था। विश्व अध्याय में विश्व देवताओं और अराजकता अमरों के बारे में बताया गया था। ये स्पष्ट रूप से कहीं अधिक कठिन था और इसमें उसे काफी समय लगा, लेकिन अंततः वह एक बार फिर सफल रहा। हालांकि डाउनलॉर्ड अध्याय और भी कठिन था। ये याद रखना चाहिए कि 9 विशेष तकनीकों में से सबसे बेहतरीन तकनीक भी साधकों को केवल विश्व स्तर तक सुरक्षित प्रशिक्षण ही दे सकती थी। एक बार जब कोई प्रथम चरण का डाउनलॉर्ड बन जाता तो शरीर बिखर जाता और सच्ची आत्मा नष्ट हो जाती। हॉकफेंग ने डाउनलॉर्ड अध्याय पर अनगिनत युग बिताए और आज भी वह इस पर काम कर रहा है।
अफसोस, वह केवल पहले चरण के डाउनलोड और दूसरे चरण के डाउनलोड के भागों को ही सफलतापूर्वक पूरा कर पाया था। वह तीसरे या चौथे चरण में सफल नहीं हो पाया था। डाउनलोड चैप्टर द्वारा बाधित होने के कारण उसने अपना ध्यान डेथलेस चैप्टर की ओर मोड़ दिया था। डेथलेस चैप्टर का उद्देश्य उन डाउनलोड्स को जो डाउमज में असफल हो गए थे ट्रूसोल के पतन को रोकना और उलटना था, ताकि वे फिर से डाउमज का प्रयास कर सकें। सिथे की सभी 9 तकनीकें असफल डाउमज से उबरने पर भी केंद्रित थीं। एक निश्चित स्तर तक पहुंचने वाले नश्वर साधक रक्त की एक बूंद से पुनर्जन्म ले सकते हैं। फेन गॉड स्तर पर पहुंचने पर जब तक उनकी सच्ची आत्मा अक्षुण्ण रहेगी तब तक उनकी मृत्यु नहीं होगी। हालांकि क्या कोई ऐसा तरीका होता जिससे किसी व्यक्ति के अस्तित्व के मूल खंडित सच्ची आत्मा को पहले से ही बिखर जाने के बाद ठीक किया जा सके? यही सच्ची अमरता का प्रतीक होगा। किसी के जीवन का अंत केवल तभी हो सकता है जब अराजकता लोक में सभी के अधिकतम जीवन काल को नियंत्रित करने वाले अदृश्य नियम प्रभावी हों, और इसलिए हॉकफेंग ने अपने प्रयासों को अमर अध्याय पर केंद्रित कर दिया था। उसने अपनी संपत्ति के खजानों में रहने वाले उन डाउनलोड्स को जो डाउमज में असफल रहे थे इस तकनीक को आजमाने की अनुमति दे दी। उसने पवित्र क्षेत्र में कई शिष्यों की भर्ती भी की थी। जब ये डाउनलोड शिष्य डाउमज में असफल हो जाते तो वह उन्हें अपनी संपत्ति के खजाने में भेजकर मृत्युहीन अध्याय का परीक्षण करवाता। लेकिन निश्चित रूप से वह उनसे ये शपथ भी लेता कि वे यह बात किसी और को नहीं बताएंगे। उसने मृत्युहीन अध्याय को बार बार परिष्कृत किया था, लेकिन आज तक यह असफल ही रहा। स्पष्ट रूप से एक डाउनलोड जिसने डाउमज को विफल कर दिया था को अपनी ढहती हुई सच्ची आत्मा की मरम्मत करने की अनुमति देना लगभग पूरी तरह से असंभव था। इस प्रकार 5 ट्रचियन अध्यायों के केवल पहले 3 अध्याय ही पूरे हुए। डाउनलोड अध्याय और डेथलेस अध्याय दोनों ही त्रुटिपूर्ण और अपूर्ण थे, लेकिन सच तो ये है कि दोनों ही सिथे द्वारा विकसित 9 अद्वितीय तकनीकों से काफी बेहतर थे। ऐसा नहीं था कि हॉकफेंग सिथे लॉर्ड ऑफ कैओस से ज्यादा प्रतिभाशाली था, बल्कि वह उन 9 तकनीकों को संदर्भ के रूप में इस्तेमाल करने में सक्षम था और इस कैओसवर्स के दाव को भी समझने में सक्षम था। यदि अराजकता के सिथे लॉर्ड भी इस अराजकता के दाव को महसूस करने में सक्षम थे तो वह संभवतः आसानी से एक आदर्श तकनीक बनाने में सक्षम हो सकते थे जो किसी को ऑटोक स्तर तक प्रशिक्षित करने की अनुमति दे सकती थी। निंग बेहद उत्साहित था, खासकर डेथलेस चैप्टर की समीक्षा करने के बाद। निंग ने जब इस तकनीक की समीक्षा की तो उसे लगा कि इसमें ऑटोक अवेकना द्वारा रचित 9 कैओस सील्स के रहस्यों से कुछ समानताएं हैं। ऐसा लग रहा था जैसे निंग के सामने एक नया द्वार खुल गया हो जो एक नई दुनिया में असीम संभावनाओं की अनुमति देता हो। अराजकता के सिथे लॉर्ड की अंतर्दृष्टि इतनी उच्च स्तर की थी कि वह केवल अनुमान और भविष्यवाणी के आधार पर इन 9 तकनीकों का निर्माण करने में सक्षम थे। उन्होंने उनमें बार बार सुधार किया और उन्हें पूर्ण बनाया, फिर भी वे त्रुटिपूर्ण रहीं। हालांकि ऐसा इसलिए था क्योंकि इस अराजकता ब्रह्मांड के दाव की प्रकृति के बारे में उनकी समझ सीमित थी। अगर दाव उसी तरह काम करता जैसा वह मानते थे तो ये 9 तकनीकें परिपूर्ण होती। दुर्भाग्य से दाव अलग था और इसलिए ये 9 तकनीकें अनुपयोगी थीं। हालांकि हॉकफेंग ने इनका उपयोग करके अपना मृत्युहीन अध्याय बनाने में कामयाबी हासिल कर ली थी। मुझे आशा दिखाई दे रही है ऐसे कई तरीके हैं जिनसे हम मृत्युहीन अध्याय को बेहतर बना सकते हैं। निंग हॉकफेंग से अलग था। वह शाश्वत ओमेगा तलवार दाव का स्वामी था। अंतर्दृष्टि के मामले में ऑटोक्स के बराबर वह दाव की समझ के अविश्वसनीय रूप से उच्च स्तर तक पहुंच गया था। यही कारण था कि वह इतने सारे दाव में इतनी आसानी से आधिपत्य प्राप्त कर पाया। लेकिन इसे पूर्ण करने का रास्ता लंबा होगा। अगर मैं हॉकफेंग को ये करने दूं तो शायद उसे 10 गुना ज्यादा समय मिलने पर भी वह सफल नहीं होगा। ऑटोक अवेकना ने इस रास्ते को पूरा करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने इसे एक अलग नजरिए से देखा था। वह अपने दृष्टिकोण में निपुणता के एक अत्यंत गहरे स्तर तक पहुंचने में सक्षम था। यही वजह थी कि निंग को यकीन था कि मृत्युहीन अध्याय में कई खामियां हैं। हालांकि यह एक अलग दृष्टिकोण था जो कई नई प्रेरणाएं प्रदान करेगा। इसके अलावा वह मृत्युहीन अध्याय की एक पूरी संरचना देखने में सक्षम था। ऑटोक अवेकना के अनुभव मृत्युहीन अध्याय के रहस्यों के साथ मिलकर, अगर मैं उन्हें एक साथ मिला दूं और फिर उन्हें बेहतर बनाने पर कड़ी मेहनत करूं तो मैं अपने बचे हुए वर्षों में एक ऐसी उत्तम तकनीक बना पाऊंगा जिससे मेरी टूटती हुई सच्ची आत्मा फिर से स्वस्थ हो सके। निंग तुरंत उत्साहित हो गया। अगर वह अपनी सच्ची आत्मा को ठीक कर पाता तो अगर वह फिर से दावमज करने की कोशिश करता तो वह तुरंत एक शाश्वत सम्राट बन जाता, क्योंकि वह पहले से ही शाश्वत ओमेगा तलवार दाव का स्वामी था। लेकिन निश्चित रूप से उसे पहले एक नई तकनीक बनानी होगी जो सच्ची आत्मा को अमर और शाश्वत बना सके। मैं जरूर कामयाब हो सकता हूँ, मैं जरूर कामयाब होऊंगा। निंग उत्सुकता से भर गया। मृत्युहीन अध्याय प्राप्त करने से पहले निंग को लगता था कि ऐसी सच्ची आत्मा अनंत तकनीक बनाने की उसकी संभावना लगभग नगण्य है। लेकिन अब आशा उसके सामने एक चमकते सूरज की तरह चमक रही थी। यह अभी भी एक दूर का लक्ष्य था, लेकिन यह अपने सामने के रास्ते को रोशन करने के लिए पर्याप्त उज्ज्वल था। ऑटोक टाइटेनोस और अन्य लोगों को लगा था कि कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि उन्हें ये भी नहीं पता था कि किस रास्ते पर चलना शुरू करें। हालांकि मृत्युहीन अध्याय 9 विशेष तकनीकों पर आधारित था और इसलिए इसने एक समग्र ढांचा और मार्ग प्रदान किया। हालांकि यह मार्ग कई गड्ढों और गतिरोधों से भरा था। यही कारण था कि सिथे ने उन सभी लोगों को जिन्होंने कभी 9 तकनीकें सीखी थीं आजीवन शपथ लेने के लिए मजबूर किया था कि वे इसे किसी और को न बताएं।
उन्हें डर था कि नौ तकनीकों को साधकों तक फैला दिया जाएगा, जिससे इसी क्षेत्र में उनके शोध प्रयासों में तेजी आएगी। हॉकफेंग, मैं सचमुच तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। निंग ने हॉकफेंग को घूरा, जो अभी भी उसके सामने स्तब्ध और भ्रम में डूबा हुआ था, फिर मुस्कुराया। हॉकफेंग की यादों को पूरी तरह से याद करने के बाद निंग को लगा कि इस छिपे हुए आयाम की यह यात्रा पूरी तरह से सार्थक रही। जागो, निंग ने धीरे से कहा। हॉकफेंग थोड़ा कांप उठा। कुछ ही पल बाद उसकी आंखों में पहले जैसी चमक लौट आई। उसने निंग की तरफ देखा, पलकें झपकाईं और फिर हल्का सा मुस्कुराया। डाउल और डार्कनॉर्थ, क्या मैं अभी किसी भ्रम में था? हाँ, निंग ने सिर हिलाया। आपने पहले ही मेरी यादों की समीक्षा कर ली है? हॉकफेंग ने पूछा। निंग ने सिर हिलाया। हॉकफेंग ने आगे कहा, मैं हमेशा सिथे और साधकों के बीच काफी उलझा हुआ महसूस करता रहा हूँ। मेरी रगों में सिथे का खून है और मेरे पिता से आता है। फिर भी मैं खुद एक स्थानीय साधक हूँ। जिंदगी काफी कष्टदायक रही है, लेकिन एक बात पक्की है, मुझे सिथे से नफरत है। मुझे उनसे नफरत है, मेरे पिता को युद्ध के लिए मजबूर करने के लिए, और हम सभी उनके बच्चों को मौत के मुंह में भेजने के लिए भी। अब आपके पास मेरे 5 ट्रचियन अध्याय हैं, एक ऐसी तकनीक जिसमें मैंने अपना दिल और आत्मा झोंक दी है। अंत में मैं अभी भी उन्हें पूरी तरह से पूरा नहीं कर पाया। हालांकि जब आप साधक इन्हें सीख लेंगे तो मुझे यकीन है कि आप एक बेहतरीन तकनीक बना पाएंगे। धन्यवाद, निंग ने कहा। पूरी साधक सभ्यता आपकी आभारी है और मैं किसी और से ज्यादा आपका आभारी हूँ। तुम, हॉकफेंग ने पलकें झपकाईं, फिर हंसा। क्या तुम मुझे इसलिए धन्यवाद देते हो क्योंकि तुम दाऊमज में असफल रहे? लेकिन ट्रूसोल एवरलास्टिंग तकनीक बनाना बेहद मुश्किल होगा। ये पूरे सेट का सबसे कठिन हिस्सा है। डाउल और डार्कनॉर्थ, तुम अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली हो, लेकिन तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, जबकि इस तकनीक को निपुण बनाना बेहद मुश्किल होगा। ऑटोक इसे पूरा नहीं कर पाए, जबकि मैं उन 9 अनोखी तकनीकों का अध्ययन करके ही यह कर पाया। हालांकि तुम मेरे बनाए हुए से सीख पाओगे। मुझे डर है कि तुम्हें सफल होने में अभी भी लाखों या करोड़ों अराजकता चक्र लगेंगे। कम से कम मरने से पहले मैं एक कोशिश तो कर ही सकता हूँ। निंग मुस्कुराया। अगर मैं कामयाब रहा तो मैं जिंदा रह पाऊंगा। हॉकफेंग भी मुस्कुराया। निंग ने पूछा, क्या तुम मुझसे कुछ चाहते हो? मैं अपनी शक्ति के अनुसार कुछ भी करूंगा। मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम जीत गए तो मेरे वतन से सभी वंशजों को ले जाओ और उन्हें एक सुरक्षित, सुदूर जगह दो जो सभ्यताओं के भयानक टकराव से दूर हो। मैं अपने लिए एक शांत जगह ढूंढूंगा और एक सुकून भरी जिंदगी जीऊंगा। हॉकफेंग मुस्कुराया। लेकिन हाँ, ये तभी होगा जब तुम जीतोगे। अगर तुम हार गए तो ये सारी बातें बेकार हो जाएंगी। पुस्तक 42, अध्याय 14, युद्ध से पहले। हालांकि जी निंग ने वह तकनीक पहले ही हासिल कर ली थी जिसकी उसे तलाश थी, 5 ट्रचियन अध्याय। फिर भी वह उन सभी हेगेमॉन और सम्राटों की यादों को खंगालता रहा जिन्हें उसने बंदी बना लिया था। वह सिथे के और भी रहस्य ढूंढने की कोशिश करना चाहता था जो साधकों के लिए मददगार साबित हो सकें। पूरा 1 साल बीतने के बाद निंग एक बार फिर पवित्र पर्वतों की ओर उड़ चला। वह आ रहा है। एक सिर्फ बोवेनिया दूर से घूर रहा था, उसकी निगाहें बर्फ की तरह ठंडी थीं। डाउल और डार्कनॉर्थ पहले ही प्रकट हो चुका है। हम इस लड़ाई से पीछे नहीं हट सकते। हमारे पास सिर्फ 2 ही विकल्प हैं, या तो डाउल और डार्कनॉर्थ को मारकर अपनी महिमा हासिल करें, या फिर युद्ध में मर जाएं। जॉन बेक आइसलैंड एल्डर हॉल के बाहर खड़ा था, युद्ध की इच्छा प्रकट कर रहा था। उसके पीछे लगभग 400 हेगेमॉन और सम्राट थे, जिनमें से अधिकांश सच्चे सिथे थे। क्या तुम मरना चाहते हो? जॉन बेक की आवाज शांत थी, लेकिन पूरे हॉल में गूंज रही थी। असली सिथे और सिथे वंशज सभी चुप थे, लेकिन उनकी आंखें उन्मत्त भावों से भरी थीं। अच्छा, चलो शुरू करते हैं। जॉन बेक के आदेश के साथ विशाल आइसलैंड एल्डर हॉल हिलने और गड़गड़ाने लगा, जैसे वह अपनी नींव से टूटकर स्वतंत्र हो गया हो। सफेद वस्त्र पहने निंग आसमान से उनकी ओर बढ़ रहा था। अब विशाल आइसलैंड एल्डर हॉल भी हवा में उड़ रहा था। ज्यादा से ज्यादा वे मुझे थोड़ा और समय बर्बाद करने पर मजबूर कर देंगे। अपनी मायावी तलवार दाव की बदौलत निंग ये लड़ाई आसानी से जीत सकता था। उनमें से कोई भी उसके भ्रम को नहीं देख सकता था। उसका तलवार दाव क्षेत्र 1 अरब किलोमीटर से भी ज्यादा के क्षेत्र को कवर करने में सक्षम था, और यह पूरा क्षेत्र एक मायावी क्षेत्र में बदल जाएगा। व्यापक हमले उस पर वार तो कर सकते थे, लेकिन वे इतने कमजोर होते कि निंग उसके खजानों में छिपकर आसानी से उनसे बचाव कर सकता था। केंद्रित हमले शक्तिशाली तो थे, लेकिन इस अरब किलोमीटर के क्षेत्र में असली निंग को ढूंढ पाना उनके बस की बात नहीं थी। अगर मैंने परगेटरी में लड़ते हुए ही इल्यूशन स्वॉर्ड दाव में महारत हासिल कर ली होती, तो मुझे उस पहले किले से लड़ते समय उन हमलों से बचने के लिए अपने स्टॉर्म स्वॉर्ड दाव का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती। इल्यूशन स्वॉर्ड दाव मेरे विरोधियों के लिए मुझे ढूंढना तो दूर, मुझे रोकना भी नामुमकिन बना देता। उस स्पेस टाइम फॉर्मेशन के साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं फिर भी फंस जाता, लेकिन इल्यूशन स्वॉर्ड दाव के कारण उनके लिए मुझे घायल करना नामुमकिन हो जाता। निंग वाह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। स्पेस टाइम फॉर्मेशन में लड़ाई के दौरान उसने कई कीमती खजानों की बलि दी थी और भागने से पहले उसे 18 बार वार करने पड़े थे। क्या बर्बादी थी! अगर उसने पहले ही इल्यूजन स्वॉर्ड दाव में महारत हासिल कर ली होती तो वह उस फॉर्मेशन की सीमाओं में आराम से रह सकता था। उसके विरोधी उसे छू भी नहीं पाते। अफसोस, निंग को उस समय अंदाजा भी नहीं था कि इल्यूशन स्वॉर्ड दाव इतना कारगर साबित होगा। आखिरकार दूसरे ऑटोक स्तर के विशेषज्ञों के खिलाफ तो ये बहुत कम काम का था, लेकिन कमजोर सम्राटों और हेगेमॉन्स की भीड़ के खिलाफ ये तो बिल्कुल विनाशकारी था। वे उसे ढूंढ भी नहीं पाएंगे, उस पर वार करना तो दूर की बात है।
अब समय हो गया है। निंग ने वाइन का गिलास पिया और उस स्टार ट्रेजर के बाहर आइसलैंड एल्डर हॉल की ओर देखने लगा जहां वह था। मास्टर, ऐसा लगता है कि हमारे बच निकलने की अच्छी संभावना है, एजोरफिएंट के अवतार ने उत्साह से कहा। फ्लेमलैंड एल्डर हॉल और आइसलैंड एल्डर हॉल दोनों ने मुझ पर हमला करने के लिए स्वेच्छा से अपनी नींव छोड़ दी, इसलिए वे उतने खतरनाक नहीं हैं। लेकिन बचा हुआ डाउगार्ड टॉवर जो 61 बोवेनिया का है, अब वह एक अलग कहानी है। निंग ने अपना सिर हिलाया। इस पूरे छिपे हुए आयाम के केंद्रीय नियंत्रण तंत्र उस डाउगार्ड टॉवर के भीतर स्थित हैं, जिसका मतलब है कि मुझे वास्तव में इसके अंदर जाना होगा। डाउगार्ड टॉवर के अंदर खतरे का स्तर बिल्कुल अलग होता है। आपको सावधान रहना होगा, गुरु, एजोरफिएंट के अवतार ने कहा। निंग के साथ जितना ज्यादा समय वह बिताता, उतनी ही ज्यादा उसकी प्रशंसा होती, खासकर जब वह देखता कि कैसे लगभग कोई भी चीज निंग के दाव हृदय को हिला नहीं सकती और निंग बड़े से बड़े खतरों का सामना करते हुए भी कितना शांत रहता है। एजोरफिएंट खुद ऐसा करने में सक्षम नहीं था। हमला करो, डाउल और डार्कनॉर्थ को मार डालो, उसे मार दो और हमें भारी इनाम मिलेगा। अगर हम मर भी गए तो स्पेस टाइम इन्वेजन के जरिए हमें पुनर्जीवित कर दिया जाएगा और फिर हमें ढेरों उपहारों से नवाजा जाएगा। अगर हम उसे मार नहीं पाए तो कम से कम उसे थोड़ा थका तो सकते हैं। इसके बाद 61 बोवेनिया खुद उससे निपटेंगे। जब तक 61 कामयाब होता है, हमें वापस लाया जाएगा। हमला, जॉन बैक चीखा। उसकी एकमात्र आशा सिथे को इतना पुण्य प्रदान करना था कि वह स्पेस टाइम व्युत्क्रमण के माध्यम से पुनर्जीवित हो जाए, क्योंकि वह जानता था कि इस भयानक डाउलॉर्ड के खिलाफ इस लड़ाई में वे निश्चित रूप से मारे जाएंगे। चल दर, हमला करो। सभी हेगेमॉन और सम्राट, जिनमें असली सिथे और सिथे वंशज भी शामिल थे, उन्मत्त होकर आगे बढ़े। अगर वे हमला करते तो कम से कम उनके बचने की थोड़ी सी संभावना तो होती। जो कोई भी भागने की कोशिश करता, उसे सिथे के कानूनों के अनुसार मौत के घाट उतार दिया जाता और फिर कभी जिंदा नहीं किया जाता। वे साफ जानते हैं कि मेरे सामने उनके पास कोई मौका नहीं है। वे मानो किसी गाड़ी के आगे हाथ हिलाकर उसे रोकने की कोशिश कर रहे मेंटिस हैं, फिर भी उनमें डर का जरा भी नामोनिशान नहीं है। निंग ने सैकड़ों उन्मत्त हेगेमॉन और सम्राटों को देखा तो उसे थोड़ी घबराहट हुई। हॉकफैंग की यादें बताती हैं कि उसके पिता जैसे सिथे एक्सल्ट भी इस युद्ध में हिस्सा लेने के लिए मजबूर थे। सिथे के बीच जिंदगी वाकई बहुत क्रूर है। वूश, निंग ने अपनी इल्यूजन तलवार दाव की शक्ति का उपयोग उन उग्र हेगेमन्स के खिलाफ किया जो युद्ध शुरू होते ही उसकी ओर बढ़ रहे थे। अंतिम एल्डर हॉल में तीनों में से सबसे चमकदार, नीले वस्त्र पहने, नीले बालों वाली बोवेनिया वहां खड़ी थी, दूर से शांति से युद्ध देख रही थी। उसे हेगेमॉन और सम्राटों की मौत की परवाह नहीं थी, उसे बस एक ही चीज की परवाह थी, कामयाबी। अगर वे मरते हैं तो मरते हैं। अगर हम डाउल और डार्कनॉर्थ को मार सकें और उसकी सच्ची आत्मा को निगल सकें, तो मैं इस अराजकता लोक में हमारे आक्रमण के बाद से किसी भी व्यक्ति द्वारा किया गया सबसे बड़ा पुण्य अर्जित कर लूंगा। मुझे सच्ची आजादी मिलेगी और कई अन्य उपहार भी। 61 बोवेनिया दूर खड़े सफेद वस्त्र पहने युवक को गौर से देख रहा था। यह उन नियमों के अनुसार है जो हमारे नेता ने स्वयं लिखे थे। वह अपनी बात से कतई पीछे नहीं हटेगा। हमें उसे मारना ही होगा। बोवेनिया की आंखें भी क्रूरता से भरी थीं। हॉकफैंग, जॉन बैक, चाहे वे मर जाएं, चाहे ये पूरा छिपा हुआ आयाम नष्ट हो जाए, उसे जरा भी परवाह नहीं। बस एक ही बात मायने रखती थी, निंग को मारना और फिर उसकी सच्ची आत्मा को निगल जाना। उनके नेता ने जो कहा था उसके अनुसार आपका पद जितना ऊंचा होगा और आपके पास जितना अधिक कर्म भाग्य होगा, कैओस्वर्स का सार तत्व आप पर उतना ही अधिक मोहित होगा। बोवेनिया के सामने वाला व्यक्ति इस कैओस्वर्स में अब तक देखे गए अनंत ओमेगा तलवार दाव का पहला स्वामी था। हालांकि वह अपने दावमज में असफल रहा था, फिर भी वह इस कैओस्वर्स का प्रिय बना रहेगा और उसे अपार कर्म भाग्य और अपार शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसी तरह त्रिलोक युग में नुवा और निंग जैसे सबसे प्रतिभाशाली विशेषज्ञ त्रिलोक की शक्ति से धन्य और सुदृढ़ होंगे। यही बात समग्र रूप से अराजकता ब्रह्मांड के लिए भी सत्य थी। अराजकता ब्रह्मांड के सबसे प्रतिभाशाली निवासियों को अपार कर्म भाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होगा। ये बात ऑटॉक्स और निंग दोनों के लिए सत्य थी। यदि उनमें से किसी की भी हत्या कर दी जाती और उनकी सच्ची आत्माओं को खा लिया जाता, तो ये समग्र रूप से अराजकता ब्रह्मांड के लिए एक बहुत बड़ा आघात होता। अगर निंग की मृत्यु सामान्य परिस्थितियों में हुई होती, जैसे कि उसकी सच्ची आत्मा का स्वाभाविक रूप से क्षय हो जाना, तो उसकी सच्ची आत्मा के अंश अराजकता ब्रह्मांड के प्रमुख सार में वापस पहुंच जाते। लेकिन अगर उसे सिथे ने मार डाला होता और अगर उसकी सच्ची आत्मा के अंशों को सिथे की उन गुप्त सच्ची आत्मा निगलने की तकनीकों के अनुसार निगल लिया जाता, तो उसकी सच्ची आत्मा के अंशों के लिए इस अराजकता ब्रह्मांड में वापस जाने का कोई रास्ता नहीं होता। यही वजह थी कि बोवेनिया को निंग को मारना पड़ा, बजाय इसके कि उसे फंसाकर धीरे धीरे एक सामान्य मौत मरने दिया जाए। और निंग को मारना एक साधारण ऑटॉक को मारने से भी बड़ी उपलब्धि होगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि सिथे नेतृत्व जानता था कि जहां साधारण ऑटॉक्स आगे और बेहतर नहीं हो सकते, वहीं जो लोग एक शाश्वत ओमेगा दाव के नियंत्रण में हैं, वे अंतिम कदम उठाकर ओमेगा ऑटॉक बन सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अराजकता के एक नए स्वामी का जन्म होगा। सिथे निंग को मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। हालांकि वह अपने दावमज में असफल रहा था, फिर भी वे चिंतित थे कि उसके जैसा कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति ट्रूसोल एवरलास्टिंग तकनीक विकसित करने का कोई तरीका निकाल सकता है। जितनी जल्दी वे उसे मार डालें, उतना ही अच्छा होगा। जॉन बैक और बाकी लोगों को पकड़ने के बाद निंग ने उनकी सारी यादों की जांच की।
हालांकि एकमात्र अप्रत्याशित आश्चर्य जॉन बेक से ही मिला। जॉन बेक के पास वास्तव में एक उत्तम दाव हृदय था और इसलिए तलवार दाव क्षेत्र से उत्पन्न भ्रम उसके मन को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। निंग को अपनी कुछ शक्ति और एक गुप्त कला का उपयोग करके जॉन बेक को एक भ्रम में फंसाना पड़ा और फिर उसकी यादों को खंगालना पड़ा। निंग को जो मिला उससे वह बहुत खुश हुआ। जॉन बेक एक उत्तम दाव हृदय वाला एक बहुत ही उच्च पदस्थ सिथे था। वह अधिकांश हेगेमॉन्स से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था और उसे इस आशा में सर्वोत्तम संसाधन दिए गए थे कि वह एक उत्कृष्ट व्यक्ति बन जाएगा। परिणामस्वरूप उसने कई अलग अलग तकनीकों पर विचार किया था जो हेगेमॉन्स को निरंकुश शासन में प्रवेश करने में मदद करने के लिए थीं। कुछ के लिए बाहरी लोगों को न बताने की आजीवन शपथ लेनी पड़ती थी, जबकि अन्य जॉन बेक ने स्वयं खोजी थी। बाद वाली तकनीकों के लिए किसी शपथ की आवश्यकता नहीं थी और इस प्रकार निंग कई ऐसी तकनीकों का पता लगाने में सफल रहा जो ऑटोक टाइटेनोस या ऑटोक अवेकना भी नहीं सीख पाए थे। यह एक अप्रत्याशित आश्चर्य है और ऐसा लगता है कि जॉन बेक के घर में सचमुच कई शक्तिशाली विशेषज्ञ रहते थे। निंग को सिथे कैओसवस से जुड़ी भी कुछ यादें मिलीं। वहाँ एकसल्ट सचमुच शक्तिशाली ऑटोक थे, लेकिन जाहिर है ऑटोक्स के बीच भी शक्ति में अंतर था। कुछ लोग हार्टफोर्स कल्टीवेटर के रूप में ऑटोकी तक पहुंचे, जबकि अन्य तलवार के दाव, स्पेस टाइम के दाव, स्पेस के दाव आदि के माध्यम से ऑटोकी तक पहुंचे। कुछ लोग धातु के दाव के माध्यम से ऑटोकी तक पहुंचे, जबकि अन्य पंचतत्वों के दाव के माध्यम से ऑटोकी तक पहुंचे। अलग अलग दाव के परिणामस्वरूप शक्ति के विभिन्न स्तर प्राप्त होंगे। उदाहरण के लिए, जो लोग अंतरिक्ष के दाव के माध्यम से निरंकुशता तक पहुंचे, वे उन लोगों की तुलना में थोड़े कमजोर होंगे जो अंतरिक्ष समय के दाव के माध्यम से निरंकुशता तक पहुंचे। बदले में, जो लोग पंचतत्वों के दाव के माध्यम से निरंकुशता तक पहुंचे, वे और भी अधिक शक्तिशाली होंगे। अफसोस, ओमेगा दाव के रहस्यों से जुड़ी सारी यादें जीवन रक्त की शपथों से सील कर दी गईं। फिर भी निंग का क्षितिज काफी विस्तृत हो गया। उसने अपनी साधना पथ के बारे में भी नई अंतर्दृष्टि प्राप्त की। तलवार के दाव के साधक के रूप में मेरे पास पर्याप्त समय नहीं है। अपनी सच्ची आत्मा के नष्ट होने से पहले अपने ओमेगा तलवार दाव के माध्यम से निरंकुशता तक पहुंचना एक व्यर्थ स्वप्न के अलावा और कुछ नहीं है। मेरे पास पर्याप्त समय नहीं है। वास्तव में मैं शायद अपना कर्म तलवार दाव भी पूरा नहीं कर पाऊंगा। मुझे अपने सारे प्रयास सच्ची आत्मा अनंत तकनीक के विकास पर केंद्रित करने होंगे। पुस्तक 42, अध्याय 15, गतिरोध। क्रंच क्लैक। पवित्र क्षेत्र के अंदर एक घाटी में जी निंग आइसलैंड एल्डर हॉल के पास खड़ा था और अपनी तलवार दाव डोमेन से उसे तोड़कर उसका पुनर्निर्माण कर रहा था। आइसलैंड एल्डर हॉल पूरी तरह से शक्तिहीन था, इसलिए वह उसे बहुत जल्दी तोड़ने में कामयाब रहा। डाउल और डार्कनॉर्थ, तुम एक बेकार दावगार्ड टॉवर को तोड़ने में समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? क्या इसकी वजह शायद ये है कि तुम सभी साधक कितने दयनीय रूप से गरीब हो? पिछली लड़ाई में जब हम तुम साधकों के खिलाफ लड़े थे, तब तुम्हारे जैसे लोगों ने भी यही किया था। जो भी टुकड़ा मिल जाता था, उसे बेतहाशा खोजते हुए आकाश में एक ठंडी उपहासपूर्ण हंसी गूंज उठी। मुझे कोई जल्दी नहीं है, निंग ने शांति से कहा। तो फिर आगे बढ़ो और इसे तोड़ते रहो, बर्फीली आवाज ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। निंग ने ठीक यही किया। वह दावगार्ड टावर को टुकड़े टुकड़े करके तोड़ता रहा और उसके हर इंच की बारीकी से जांच करता रहा। ये पहली बार था जब उसे एकसठ क्लास दावगार्ड टावर का करीब से निरीक्षण करने का मौका मिला था। उसका अगला कदम एकसठ बोवेनिया के एल्डर हॉल में प्रवेश करना था। चूंकि सभी दावगार्ड टावरों की बनावट में कुछ समानताएं थीं, इसलिए इस टावर का पुनर्निर्माण और निरीक्षण करना उसके लिए एक तरह की तैयारी थी। जैसा कि कहावत है, अगर आप खुद को और अपने दुश्मनों को जानते हैं तो आपको अपनी सभी लड़ाइयों में जीत का आशीर्वाद मिलेगा। आइसलैंड एल्डर हॉल का पुनर्निर्माण निंग के अपने दुश्मनों को जानने के प्रयासों का हिस्सा था। यह अफसोस की बात है कि फ्लेमलैंड एल्डर हॉल लगभग नष्ट हो गया, निंग ने मन ही मन सोचा। पलक झपकते ही 26 दिन बीत गए जब निंग ने आखिरकार पूरे आइसलैंड एल्डर हॉल को तहस नहस कर दिया। इस दौरान उसे एक अजीबोगरीब जानवर भी मिला जो मीनार के अंदर एक जेल में गहरी नींद सो रहा था। निंग ने अपनी तलवार दाव डोमेन का इस्तेमाल करके उस सोए हुए जानवर को उठाया, उसे दूर फेंक दिया और फिर अपनी जगह छिपाने के लिए भ्रम का इस्तेमाल किया। जब जानवर जाग गया तो क्या हुआ? निंग को सचमुच इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने उसे अपनी जागीर दुनिया में खींच लाने के बारे में सोचा था, लेकिन वह जीव बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। साधारण जागीर दुनिया उसकी ताकत को रोक नहीं पाती। वह शायद निंग की जागीर दुनिया को आसानी से चीर सकता था। हाँ, निंग के पास मौजूद सिथे के कुछ खजाने उसे रोक सकते थे, लेकिन निंग ऐसा करने की परेशानी नहीं उठाना चाहता था। एक पागल जानवर उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। निंग उस खाली घाटी में खड़ा था। आइसलैंड एल्डर हॉल को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया था और फिर एक संपत्ति दुनिया में रख दिया गया था। 61 क्लास दावगार्ड टावर्स वाकई अद्भुत तरीके से बनाए गए हैं। स्थान और समय के साथ तालमेल बिठाने के लिए इन्हें अविश्वसनीय विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 61 क्लास दावगार्ड टावर्स के ब्लूप्रिंट अराजकता के सिथे लॉर्ड द्वारा बनाए गए थे। निंग ने जो पाया उससे वह मन ही मन हैरान रह गया। आइसलैंड एल्डर हॉल पूरी तरह से शक्तिहीन हो गया था और उसके कई शक्तिशाली कार्य निष्क्रिय और अदृश्य हो गए थे। और फिर भी निंग ये देख पा रहा था कि जिस तरह से इसे बनाया गया था, उसके आधार पर यह कितना अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और जटिल था। अब मुझे क्या करना चाहिए? अपनी वर्तमान शक्ति के स्तर को देखते हुए, अगर मैं वास्तव में इनमें से किसी एक चीज के अंदर घुसने की कोशिश करता तो मेरे सफल होने की संभावना बहुत कम होती। निंग काफी चिंतित था।
उसने पहले कभी किसी दाउगाड टावर में प्रवेश नहीं किया था। अब अगर उसे इस जगह से बाहर निकलना है तो उसे इस छिपे हुए आयाम के केंद्र से होकर गुजरना होगा, और वह केंद्र उस दाउगाड टावर के भीतर स्थित था। उसे इसमें प्रवेश करना ही था, लेकिन अगर वह ऐसा करता तो वह अविश्वसनीय खतरे में पड़ जाता। निंग एक प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गया और तेजी से उस अंतिम बचे हुए एल्डर हॉल की ओर उड़ चला। एक्सेल्फ बोवेनिया उस एल्डर हॉल में खड़ा था, अपनी ओर आती रोशनी की लकीर को गौर से देख रहा था। उसने धीरे से बुदबुदाया, वह आ रहा है। अच्छा, मुझे बस यही डर था कि तुम नहीं आओगे। बोवेनिया के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। सब तैयार हो जाओ, एक बार जब डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ टावर में दाखिल होगा तो तुम सब अपने अपने ठिकानों पर तैनात होने और उसे मारने की जिम्मेदारी उठाओगे। समझ गया। सैकड़ों हेगेमॉन और सम्राट इसके लिए तैयार थे। कुछ उन्मत्त थे, कुछ घृणा से भरे थे और कुछ यश की लालसा से भरे थे। इस भयानक डाउलॉर्ड को मारने के लिए वे पहले ही बहुत कुछ त्याग चुके थे। फुफ, दूर निंग अचानक मीनार से 1 अरब किलोमीटर से भी कम दूरी पर एक पहाड़ की चोटी पर उतरा। जैसे ही वह कमल मुद्रा में बैठा, उसके सामने शराब से लदी एक मेज दिखाई दी। अरे, बोवेनिया अचंभित रह गया। वह क्यों नहीं आ रहा है? उसके पीछे खड़े सभी हेगेमॉन और सम्राट चिंतित हो गए। बोवेनिया, खाने और शराब के घूंटों के बीच निंग हंसा। क्या तुमने सच में मुझे बेवकूफ समझा था? यह एक एक्सल्ट क्लास डाउगाड टावर है जिसकी कमान तुम एक एक्सल्ट संभाल रहे हो। तुम्हारे साथ सैकड़ों हेगेमॉन भी हैं जो तुम्हारी मृत्यु शपथ पर हैं। मैं जिंदगी से इतना उबा नहीं हूं कि तुम्हारे डाउगाड टावर में घुस जाऊं। तो आप क्या कह रहे हैं? बोवेनिया की आवाज गूंजी। ज्यादा कुछ नहीं, मैं बस अंदर जाने का इरादा नहीं कर रहा, बस इतना ही, निंग ने कहा। अगर मैं मर भी गया तो तुम मेरी असली आत्मा के टुकड़ों को निगलने के बारे में भूल जाओ। निंग जानता था कि यदि वह सिथे के हाथों मारा गया तो उसकी सच्ची आत्मा अराजकता के प्रमुख सार में लौटने के बजाय निगल ली जाएगी। बोवेनिया ने पलकें झपकाईं, जबकि उसके पीछे खड़े हेगेमॉन और सम्राट चिंतित हो गए। एक्सल्ट, हमें क्या करना चाहिए? अगर वह अंदर नहीं आता तो हम क्या कर सकते हैं? वह बहुत शक्तिशाली है। जब पिछले दोनों एल्डर हॉल उस पर हमला करने आए थे तो वह उनसे निपटने में कामयाब रहा था। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए? वे सब घबरा गए। एक्सल्ट, बोवेनिया चिल्लाया, चुप रहो। एल्डर हॉल तुरंत चुप हो गया। फिर उसने भौहें चढ़ाईं और दूर खड़े निंग को घूरने लगा। फिर ठंडे स्वर में बोला, डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ, मैं तुम्हारी ताकत की कद्र करता हूँ। अगर मैं तुमसे अकेले लड़ता तो शायद मैं आसानी से हार जाता। अगर मैं इस मीनार से बाहर निकल जाऊं तो तुम्हें हराने का मेरा कोई मौका नहीं है। मैं अपने दांवमज में असफल रहा। मेरी सच्ची आत्मा इस पूरे समय टूटती रही है। निंग उस दूर पहाड़ की चोटी पर बैठा, अपनी शराब की चुस्कियां लेता और मुस्कुराता रहा। आखिरकार तुम अभी भी एक सिथे एक्सल्ट हो। तुम्हें मारना मेरे लिए आसान नहीं होगा और तुमसे लड़ने से मेरी उम्र नाटकीय रूप से कम हो जाएगी। हो सकता है कि हमारी लड़ाई के दौरान मेरी सच्ची आत्मा टूटकर गिर जाए। उस स्थिति में तुम जीत जाते। अगर तुम लड़ोगे तो तुम्हारे जीतने की संभावना है। अगर मैं बाहर आकर तुमसे लड़ूं तो मेरे मरने की संभावना 90% से भी ज्यादा है, बोवेनिया ने कहा। और तुम्हें, डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ, ये जानना होगा कि हालांकि मेरे मजबूत शरीर के कारण मुझे मारना आसान नहीं होगा, मुझे पकड़ना कहीं ज्यादा आसान होगा। मैं पहले भी अपने वतन में ओमेगा सम्राटों से भिड़ चुका हूँ। निंग ने भौहें चढ़ाईं। ये सच था। बोवेनिया को मारना काफी मुश्किल होगा क्योंकि उसका शरीर और आत्मा दोनों ही ऑटोक्स स्तर के थे, सिर्फ इसलिए कि वह एक विदेशी आक्रमणकारी था। इस कैओसवर्स ने उसे अस्वीकार कर दिया और उसकी शक्ति को ब्लेसन शासक के स्तर तक दबा दिया। उसे मारने के लिए कई वार करने पड़ेंगे, लेकिन उसे पकड़ना आसान होगा। निंग पहले ही स्पेस स्वॉर्ड दाव में पारंगत हो चुका था। वह एक वार से बोवेनिया को अंतरिक्ष की परतों में लपेटकर कैद कर सकता था। निंग के पास कई अलग अलग तलवार दाव थे। बोवेनिया को पकड़ने के लिए स्पेस तलवार दाव सबसे आसान होगा। इसीलिए मैं बाहर जाकर तुमसे नहीं लड़ूंगा, बोनिया ने आगे कहा। या तो तुम अंदर आ जाओ या मैं दूर से तुम्हें मरते हुए देखूंगा। मुझे मरते हुए देखो, फिर तुम्हें इसका इनाम पाने का मौका नहीं मिलेगा। निंग मुस्कुराया। तुमने मुझे मारने की इतनी सारी साजिशें रची थीं, सब मुझे थका देने और मुझे मार डालने के लिए, ताकि तुम मेरी सच्ची आत्मा को निगल सको। अगर मैं स्वाभाविक रूप से मर गया तो तुम्हें मेरी सच्ची आत्मा नहीं मिलेगी। मेरी जान किसी भी इनाम से ज्यादा कीमती है। तुम्हें मारने का इनाम इतना बड़ा है कि अगर मुझे लगता कि मेरे अच्छे मौके हैं तो मैं अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी संभावनाएं कितनी कम हैं। इसे देखते हुए मैं इतनी मूर्खता नहीं करूंगा कि बाहर जाकर तुमसे लड़ूं। तुम वाकई बहुत शक्तिशाली हो। मेरा एकमात्र मौका दाउगाड टावर के भीतर ही है, बोवेनिया ने कहा। तुम अपने भ्रमों का इस्तेमाल करके मेरे द्वारा फेंके गए कई जालों और खजानों को हराने में कामयाब रहे। अब सिर्फ मेरा दाउगाड टावर ही बचा है। अगर तुम अंदर आ गए तो मैं तुमसे जान तक लड़ूंगा। अगर तुम नहीं आए तो तुम बाहर ही मर सकते हो। बोवेनिया बिल्कुल शांत और एकाग्र रहा। उसे जिंदा रहने की बहुत चिंता थी। वह शांति से, भावशून्य होकर हॉकफेंग और जॉनबेक सहित 2800 से ज्यादा हेगेमॉन और सम्राटों को मरते हुए देख सकता था, लेकिन खुद वह अपनी जान नहीं गंवाना चाहता था। वह खुद को जोखिम में डालने के बजाय गौरव पाने का अपना मौका छोड़ देना चाहता था। फुफ, निंग एक प्रकाश की लकीर में तब्दील हो गई और दाउगाड टावर की ओर उड़ गई। वह आ रहा है। बोवेनिया और बाकी लोग उत्साहित होने लगे। इस एल्डर हॉल के द्वार पूरी तरह खुले थे। निंग शक्ति में ऑटोक्स के बराबर था।
उसके लिए द्वार खुले हों या नहीं ये वास्तव में कोई मायने नहीं रखता था। वह पूरी तरह से बंद महल के अंदर भी आसानी से टेलीपोर्ट कर सकता था। निंग तेजी से एल्डर हॉल के पास पहुंचा। उसने ऊपर की ओर उस ऊंचे 12 मंजिला टावर को देखा, फिर अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाकर उसे धीरे से दाव गार्ड टावर की सतह पर दबाया। सतह छूने पर काफी ठंडी लग रही थी। मेटल स्वॉर्ड दाव और अर्थ स्वॉर्ड दाव पर अपनी महारत की बदौलत निंग बिना अंदर गए ही टावर की अंदरूनी सतह को महसूस कर सकता था। जैसा कि मैंने अनुमान लगाया था, एक्सल्ट क्लास दाव गार्ड टावर का सबसे खतरनाक हिस्सा स्पेस टाइम के दाव में है। निंग ने मन ही मन भौहें चढ़ाईं। जब उसने आइसलैंड एल्डर हॉल को तहस नहस कर दिया था, तब वह इसी नतीजे पर पहुंचा था। उसे उम्मीद थी कि शायद एक्सल्ट बोवेनिया का दाव गार्ड टावर अलग होगा, लेकिन सच तो ये था कि स्थिति लगभग वैसी ही थी। दाव गार्ड टावर देखने में एक ही इकाई जैसा लगता था, लेकिन असल में ये कई अलग अलग स्पेस टाइम सातत्यों से बना था, जो बेहद अद्भुत तरीकों से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इसके लिए स्पेस टाइम के दाव पर अत्यधिक महारत की जरूरत थी। अगर निंग अंदर जाता तो उसे स्पेस टाइम सातत्यों के एक चक्रव्यूह से गुजरना पड़ता और शायद बीच में ही उसकी मौत हो जाती। अगर मैं टाइम स्वॉर्ड दाव में भी महारत हासिल कर लूं और फिर उसे अपने स्पेस स्वॉर्ड दाव के साथ स्पेस टाइम स्वॉर्ड दाव में मिला दूं, तो मुझे अपनी संभावनाओं पर पूरा भरोसा होगा, निंग ने सोचा। दुर्भाग्य से स्पेस स्वॉर्ड दाव में महारत हासिल करने में ही मुझे हजारों अराजकता चक्र लग गए। टाइम स्वॉर्ड दाव तो और भी मुश्किल है। इसमें शायद मुझे 10,000 से ज्यादा अराजकता चक्र लगेंगे। निंग ने अपने 3,000 अराजकता चक्रों में से अधिकांश समय अंतरिक्ष तलवार दाव पर भटकते हुए बिताया था। यही कारण था कि वह सिथलेंस में प्रवेश करने के बाद इसमें महारत हासिल करने में सक्षम हो गया था। अंतरिक्ष तलवार दाव 5 तत्व तलवार दाव के संयुक्त खेल से भी ज्यादा कठिन था। समय तलवार दाव तो उससे भी ज्यादा कठिन था। मेरे पास पर्याप्त समय नहीं है, लेकिन अगर मैं केवल अंतरिक्ष तलवार दाव पर भरोसा करते हुए अंदर जाता हूं, तो मुझे यकीन नहीं है कि मैं फिर से बाहर आ पाऊंगा। निंग हिचकिचाया। पुस्तक 42 अध्याय 16 एल्डर हॉल में प्रवेश। अंत में जी निंग ने पवित्र पर्वतों के भीतर उस पर्वत शिखर पर चुपचाप स्पेस टाइम तलवार दाव का प्रशिक्षण शुरू करने का निर्णय लिया। वह फिर से प्रशिक्षण ले रहा है। ये दाव लॉर्ड डार्क नॉर्थ है। बोवेनिया और बाकी लोग इतने गुस्से में थे कि उनके दांत दुखने लगे। बदकिस्मती से वे हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। निंग ने बहुत पहले ही अपने अंतरिक्ष तलवार दाव में महारत हासिल कर ली थी और अंतरिक्ष के दाव और समय के दाव दोनों में आधिपत्य प्राप्त कर लिया था। स्पेस टाइम तलवार दाव। निंग मन ही मन कल्पना कर रहा था कि इसे कैसे साकार किया जा सकता है। 26 अराजकता चक्र बीत गए, उसे पता भी नहीं चला। आखिरकार निंग ने अपनी आंखें खोलीं और अपना सिर थोड़ा हिलाया। शुरुआत में उसने काफी प्रगति की थी, लेकिन अब वह एक बड़ी बाधा पर पहुंच गया था और फंस गया था। वह इस दाव में सफल होने से कोसों दूर था, जिसके लिए संभवतः 10,000 अराजकता चक्र लगेंगे। वह अपना सारा समय यहीं बर्बाद नहीं कर सकता था। ट्रूसोल एवरलास्टिंग तकनीक और भी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। मेरे असली शरीर में जीवन के केवल 600 अराजकता चक्र बचे हैं। मेरे पास स्पेस टाइम तलवार दाव में महारत हासिल करने का कोई मौका नहीं है। निंग अपनी आंखों में चमक लिए हुए खड़ा हो गया। तो मुझे लगता है कि मुझे जोखिम उठाना ही होगा और अपने लिए एक मौका ढूंढना होगा। निंग दूर विशाल एल्डर हॉल की ओर देखने लगा। 26 अराजकता चक्र बीत चुके हैं, लेकिन एक्सल्ट बोवेनिया बाहर आने को तैयार नहीं है। वह पूरी तरह से दृढ़ है। अगर एक्सल्ट बाहर आ जाता तो उसकी हार लगभग तय थी। बोवेनिया को अपनी जान की बहुत परवाह थी। वह बाहर क्यों आएगा? वह आ रहा है, वह आ रहा है, वह हमारी तरफ आ रहा है। बोवेनिया और बाकी लोग निंग को कई अराजकता चक्रों के लिए तैयार होते हुए देखने को मजबूर थे। अब निंग एक बार फिर उनकी ओर आ रहा था, लेकिन इस बार उन्हें ज्यादा चिंता नहीं हुई। चलो देखते हैं कि यह दाव लॉर्ड क्या करने की योजना बना रहा है, बोवेनिया ने शांति से कहा। झटपट निंग एल्डर हॉल में पहुंचा, फिर अपना हाथ उसकी बाहरी सतह पर टिका दिया। कुछ ही पल बाद वह चुपचाप उसके बाहरी आवरण को पार करके उसमें प्रवेश कर गया। वह अंदर आ गया। एक्सल्ट बोवेनिया की आंखें सदमे से बाहर निकल आईं। कुछ ही क्षणों बाद वे खुशी से भर गईं जब उसने आदेश दिया, सभी हेगेमोन और सम्राट मेरे पिछले निर्देशों का पालन करने के लिए तैयार हो जाओ। अपने अपने ठिकानों पर पहरा दो और दाव लॉर्ड डार्क नॉर्थ पर हमला करो। उसकी चोटों को और बढ़ा दो और यह सुनिश्चित करो कि वह मेरे दाव गार्ड टावर के अंदर ही मर जाए। हाँ, एक्सल्ट, दाव गार्ड टावर से जवाब आया। आहा, दाव लॉर्ड डार्क नॉर्थ, तुमने अंदर आने की हिम्मत की, है ना? अगर तुम्हारे ऑटॉक्स भी मेरे दाव गार्ड टावर में घुसने की हिम्मत करते तो शायद बहुत लंबे समय तक फंसे रहते। तुम, एक दाव लॉर्ड जो दावमच में नाकाम रहा, हाँ, तुम तो मर ही जाओगे। बोवेनिया आत्मविश्वास से भर गया। वह तुरंत मुड़ा और हवा में उछला, फिर बिना किसी निशान के गायब हो गया। दाव गार्ड टावर के बिल्कुल बीच में एक अंधेरा और एकांत क्षेत्र था। यह क्षेत्र एक विशाल चक्की के पत्थर जैसी संरचना आधार से भरा हुआ था, जो हर समय धीरे धीरे घूम रहा था। इससे स्पेस टाइम की लहरें निकल रही थीं और बोवेनिया उसके ऊपर खड़ा था। ये दाव गार्ड टावर का केंद्र था और इस पूरे छिपे हुए आयाम का मुख्य नियंत्रण तंत्र था। इस बार मैं, बोवेनिया, सिथे के लिए कुछ अविश्वसनीय कर चुका हूँगा। मैं अपनी सेवा से पूरी तरह ऊपर उठकर आजादी हासिल कर सकूंगा। दाव लॉर्ड डार्क नॉर्थ, तुम मरने वाले हो। बोवेनिया अपने सामने अनगिनत गोलाकार आकृतियों को घूर रहा था। उन अनगिनत आकृतियों में से एक पर एक सफेद वस्त्रधारी युवक, जिसकी पीठ पर एक काला आवरण था, दिखाई दे रहा था। जी निंग। ग्लोब के आकार के कई भ्रम इस दाव गार्ड टावर के असली आकार को दर्शाते थे। यह एक अंतरिक्ष समय भूलभुलैया थी।
डाउगार्ड टॉवर में पलक झपकते ही निंग ने अपने सामने एक बिल्कुल नई दुनिया देखी। वह एक गहरे लाल रंग की गुफा में था जिसका आकार मात्र 10 लाख किलोमीटर था। यह क्षेत्र अनगिनत बहते हुए रूनों से ढका हुआ था जो अग्नि ऊर्जा से भरपूर थे। इस क्षेत्र में निंग के अलावा कुछ भी नहीं था। ऊपर, नीचे, बाएं, दाएं, आगे, पीछे। निंग हवा में खड़ा अपने आसपास का नजारा देख रहा था। उसे थोड़ा सा अंदाजा हो रहा था कि यह क्षेत्र 6 अन्य स्पेस टाइम सातत्यों से जुड़ा हुआ है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन सी दिशा चुनूं। निंग के स्तर पर उसके पूर्वाभास बेहद सटीक थे। सच तो ये है कि ये इंद्रियां स्वयं अराजकता ब्रह्मांड की फुसफुसाहटों का प्रतिबिंब थीं। निंग सचमुच अराजकता ब्रह्मांड के प्रमुख तत्वों से धन्य और मोहित था, इसलिए उसकी इंद्रियां बेहद तेज थीं। यहाँ तक कि इस अंतरिक्ष समय की भूलभुलैया में भी उसकी इंद्रियां उसे ये बताने में मदद करतीं कि कौन सा रास्ता चुनना सबसे अच्छा है। गड़गड़ाहट। अचानक 10 लाख किलोमीटर के इस क्षेत्र के सभी रहस्यमयी रूम भड़क उठे, जिससे गहरे लाल रंग की लपटें उठने लगीं और वे निंग की ओर बढ़ती गईं। निंग अपने तलवार दाव क्षेत्र से घिरा हुआ था, लेकिन लपटें सर्वव्यापी थीं। कितनी शक्तिशाली लपटें! निंग ने एक उत्तर धनुष तलवार निकाली। जैसे ही उसने पृथ्वी तलवार दाव का उपयोग करते हुए अपनी दिव्य शक्ति अपनी तलवार में उंडेली, तलवार की रोशनी फैल गई। इसने लहरदार पीली ऊर्जा की एक तिरी परत बना दी जिसने उसे घेर लिया और उसकी रक्षा की। लपटें उसके विरुद्ध भड़क उठीं, लेकिन पृथ्वी की पीली ऊर्जा बस थोड़ी सी लहरदार होकर टिकी रही। निंग के कई दाव में से पृथ्वी तलवार दाव इन संक्षारक गहरे लाल रंग की लपटों से निपटने के लिए सबसे उपयुक्त था। हालांकि इसकी शक्ति बहुत जल्दी और खतरनाक दर से खत्म हो जाती थी। ज्यादा संभावना तो ये थी कि ये 10 सेकंड के अंदर ही भस्म हो जाती। ये लपटें अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं। मुझे लगता है कि ब्लेसन शासक भी इनसे जलकर मर जाएगा। निंग ने तुरंत इस स्पेस टाइम सातत्य का बारीकी से निरीक्षण करना शुरू कर दिया। हालांकि लपटों से बचाव के लिए उसे अपनी तलवार से 3 वार करने पड़े, तभी वह इस स्पेस टाइम सातत्य के महत्वपूर्ण बिंदुओं का पता लगा पाया। धमाका, धमाका। निंग ने अपनी अंतरिक्ष तलवार दाव से ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। उसकी पहली तलवार कागज की तरह अंतरिक्ष में घुस गई और उसकी दूसरी तलवार को इस अंतरिक्ष समय सातत्य को चीरने के लिए जरूरी जमीन तैयार कर दी। फुफ! स्पेस टाइम में एक विशाल छेद दिखाई दिया। निंग तुरंत उसमें घुस गया और फिर अपने सामने के शून्य को घूरने लगा। निंग ने आसमान की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। ये सभी स्पेस टाइम सातत्य गोलाकार लग रहे थे और स्पेस टाइम के सभी गोले आपस में जुड़े हुए थे। उनके बीच आयामी सीमाएं भी थीं और निंग उन्हीं सीमाओं में से एक के भीतर था। जैसे ही वह सीमाओं से गुजरा, उसने अपने आसपास के क्षेत्र का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया, लेकिन अंत में उसे कुल मिलाकर केवल 4 स्पेस टाइम सातत्य ही दिखाई दिए। बाकी सब कुछ इन चारों ने पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया था। तो अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे इन 4 में से एक में प्रवेश करना होगा। निंग हिचकिचाया। अचानक कड़कड़ाहट। पास के स्पेस टाइम सातत्यों में से एक से बिजली का एक बोल्ट निकला, जो निंग की ओर टकराया और उसे बचाव के लिए अपनी बिजली तलवार दाव का इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया। डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ, भले ही तुम मेरी भूलभुलैया में प्रवेश नहीं करते हो, फिर भी तुम मर जाओगे। एक ठंडी आवाज गूंजी। निंग को तुरंत समझ आ गया कि हेगेमॉन्स उस पर हमला करने के लिए डाउगार्ड टॉवर के खजानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वह किसी भी कॉन्टिनम में घुसता तो उसे हर कॉन्टिनम में छिपे खतरों का सामना करना पड़ता। अगर वह बाहर रहता तो हेगेमॉन्स और सम्राट उस पर घात लगाकर हमला करते। निंग ने अपने आसपास के स्पेस टाइम पर नजर डाली। कितनी भयानक संरचना थी। झट! निंग स्पेस टाइम के एक सातत्य में घुस गया और अंदर उड़ गया। स्पेस टाइम झिल्ली ने उसका रास्ता नहीं रोका, जिससे वह आसानी से अंदर जा सका। यह विशेष सातत्य एक असीम, गरजती हुई हवा से भरा हुआ था जो खंजर की तरह तेज महसूस हो रही थी। हवा ने सातत्य के भीतर सब कुछ चीर फाड़ कर रख दिया और निंग को बचाव के लिए अपनी जल तलवार दाव का इस्तेमाल करना पड़ा। खतरा हर जगह था, मौत सर्वव्यापी थी। निंग के पास बस एक ही विकल्प था, बचाव करते हुए हर सातत्य में निहित तंत्रों को हराने के तरीके ढूंढना। ये याद रखना जरूरी है कि इस स्पेस टाइम भूलभुलैया में हर एक स्पेस टाइम सातत्य में एक शक्तिशाली आक्रामक संरचना मौजूद थी। नतीजतन वे असाधारण रूप से स्थिर नहीं थे। ये डाउगार्ड टावर दुश्मनों को फंसाने के लिए नहीं बनाए गए थे। अगर दुश्मन को फंसाना ही लक्ष्य था तो पवित्र क्षेत्र और पाताल लोक ही काफी थे। वे दुश्मनों को सक्रिय रूप से मारने के लिए मौजूद थे। अफसोस, वे इस अराजकता ब्रह्मांड पर आक्रमणकारी थे। परिणामस्वरूप सिथे डाउगार्ड टावर्स केवल अपने द्वारा स्थापित स्थानीय जनरेटर द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा ही प्राप्त कर पा रहे थे। उनकी शक्ति प्राप्त करने की एक सीमा थी। अपनी मातृभूमि में वापस आकर वे संपूर्ण अराजकता ब्रह्मांड की शक्ति प्राप्त कर सकते थे, तभी वे चरम शक्ति पर होते। प्रत्येक अंतरिक्ष समय सातत्य नाटकीय रूप से अधिक शक्तिशाली हो जाता, यहाँ तक कि ऑटॉक भी नष्ट हो जाते। अभी के लिए इस डाउगार्ड टॉवर के लिए एक ऑटॉक को मारना मुश्किल होगा, लेकिन यह उसे लंबे समय तक फंसा जरूर सकता है। जहाँ तक सीमित जीवन काल वाले डाउलॉर्ड को मारने की बात है, बोवेनिया को यकीन था कि यह काफी आसान होगा। ये यहाँ है। निंग एक अन्य स्पेस टाइम सातत्य से बाहर निकला, अपने पूर्वाभासों का अनुसरण करते हुए और बिना किसी हिचकिचाहट के एक नए सातत्य की ओर आगे बढ़ा। उसकी इंद्रियां उसे धोखा नहीं देंगी। यही वह रास्ता था जो उसे उस जगह के सबसे करीब ले गया जहां उसे जाना था। अगर वह इसी रास्ते पर चलता तो वह इस डाउगार्ड टॉवर के केंद्र तक जरूर पहुंच पाता। हा, डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ, अगर मेरी गिनती सही है तो तुम 50 से ज्यादा बार हमला कर चुके हो।
एक्सल बोवेनिया की आवाज इस धुंध भरे सातत्य में गूंज उठी। इस अराजकता के ब्रह्मांड में अनंत ओमेगा दाओ के पहले गुरु से जैसी उम्मीद थी। तुम सचमुच प्रभावशाली हो और तुम्हारी इंद्रियां सचमुच तेज हैं। अंतरिक्ष समय की भूलभुलैया में भी तुम सबसे अच्छा रास्ता ढूंढ लेते हो। निंग ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और उस नए इलाके का विश्लेषण करने पर ध्यान केंद्रित किया जहां वह था। वह इस मीनार का केंद्र ढूंढना चाहता था, फिर अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला करना चाहता था। इस मीनार पर उसके वार कहीं और के वार से कहीं ज्यादा असरदार होते। 2-3 वार ही उसे बच निकलने के लिए काफी होते, लेकिन अगर तुम सबसे अच्छा रास्ता ढूंढ भी लो तो भी उसका कोई फायदा नहीं होगा। तुम उस तक पहुंचने से पहले ही थक कर मर जाओगे। एक्सल बोवेनिया जोर से हंसा। मैं तुम्हें एक छोटा सा राज बताता हूँ। तुम अभी भी स्पेस टाइम भूलभुलैया के बाहरी किनारे पर हो। तुम अभी मेरे आसपास भी नहीं हो। पुस्तक 42 अध्याय 17 स्पेस टाइम भूलभुलैया के भीतर एपिफेनी। जी निंग सचमुच चिंतित था। उसे आभास हो रहा था कि हालांकि उसने सबसे तेज रास्ता चुन लिया था, लेकिन उसके सामने का सफर बहुत लंबा होगा और उसे हजारों अलग अलग स्पेस टाइम सातत्यों को पार करना होगा। उसे आजाद होने के लिए हर स्पेस टाइम सातत्य में कम से कम 4 या 5 बार वार करना पड़ा। कुछ वार में उसे 7 या 8 वार करने पड़े। वह कुछ ही देर से लड़ रहा था, लेकिन 50 से ज्यादा वार कर चुका था। इससे उसकी उम्र तेजी से कम हो रही थी। हालांकि निंग को लगा था कि यह खतरनाक होगा, लेकिन स्पेस टाइम के चक्रव्यूह में फंसने के बाद वह कुछ नहीं कर सकता था। मुझे हर वार पर पूरी ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अब मुझमें ज्यादा वार करने की ताकत नहीं बची है। मेरी सच्ची आत्मा अब तेजी से टूट रही है। मैं अंदाजा नहीं लगा सकता कि आखिरी पतन कब होगा। निंग चिंतित था। उसकी सच्ची आत्मा में और भी दरारें आ गई थीं, जिससे वह दिन नजदीक आ रहा था जब ये सब ढह जाएगा। ये दरारें खतरनाक दर से बढ़ रही थीं। निंग की उम्र तेजी से कम होती जा रही थी, लेकिन उसकी गति जरा भी धीमी नहीं हुई। उसने आखिरी पल तक हार नहीं मानी। टपक टपक टपक। निंग बारिश की दुनिया में था। उसकी तलवार की रोशनी ने दुनिया में एक छेद कर दिया, जिससे वह इस स्पेस टाइम सातत्य से बच निकला। वह हमेशा निडरता से आगे बढ़ता रहता था, लेकिन अचानक वह रुक गया और पीछे मुड़कर बारिश में देखने लगा। किसी अजीब वजह से, शायद इसलिए कि उसे पता था कि उसकी मौत होने वाली है। जब निंग ने बारिश देखी तो वह अपने माता पिता के बारे में सोचे बिना नहीं रह सका। उसके पिता ने उसे रेनड्रॉप सूत्र, तलवारबाजी की कला खुद सिखाई थी। बाद में निंग ने रेनड्रॉप का असली मतलब समझ लिया और दाव के रास्ते पर चल पड़ा। फुफ। उसके पीछे का विशाल छेद तेजी से बंद होने लगा जैसे जैसे स्पेस टाइम आपस में मिलकर उस दरार को बंद करने के लिए आगे बढ़ा। छेद का आकार छोटा होने लगा और वह अपने पीछे बारिश को कम से कम देख पा रहा था। अचानक निंग का पूरा शरीर मानो जम गया। जब उसने देखा कि कैसे स्पेस टाइम उस घाव को ठीक करने के लिए आगे बढ़ा, तो उसे अचानक लगा कि स्पेस टाइम में भी एक तरह का जीवन और स्फूर्ति है, मानो वह कोई जीवित प्राणी हो जो बढ़ने, विकसित होने और ठीक होने के लिए संघर्ष कर रहा हो। स्पेस टाइम। निंग वहीं खड़ा था। उसके दिमाग में एक आभास हो रहा था जिसने उसके विचारों को प्रकाशित कर दिया। एक्सल बोवेनिया ने डाउगार्ड टावर के बिल्कुल बीचों बीच खड़े होकर उस छोटी भ्रामक आकृति को घूरा जो उसके सामने कई भ्रामक गोलों में से एक में खड़ी थी। डाउल और डार्कनॉर्थ अचानक आयामी सीमाओं में क्यों रुक गया? क्या उसे सचमुच लगता है कि अगर वह अगले स्पेस टाइम सातत्य में नहीं गया तो वह ज्यादा समय तक जीवित रहेगा? फ्यूज, डाउल और डार्कनॉर्थ पर हमला करो, एक्सल बोवेनिया ने निर्देश दिया। समझ गया। आदेश सुनते ही सिथे सम्राट, जो स्पेस टाइम भूलभुलैया के आयामी सीमों के भीतर प्रतीक्षा में लेटा हुआ था, तुरंत उसे सौंपे गए डाउगार्ड टावर के भीतर खजाने के साथ हमला करने के लिए तैयार हो गया। निंग एक प्रज्ञा अवस्था के मध्य में था। जब आप कमजोर होते हैं तो ऐसी अवस्था में पहुंचने पर आप खुद को नियंत्रित नहीं कर पाते। दरअसल आप अपने आसपास की पूरी दुनिया को, यहाँ तक कि अपने आसपास के किसी भी खतरे को भी भूल जाते हैं। हालांकि निंग एक ऑटोऑर्क के अंतर्दृष्टि स्तर तक पहुंच चुका था। प्रज्ञा अवस्था में होने के बावजूद वह अपने आसपास के वातावरण के प्रति कुछ हद तक सजग रह पा रहा था। उसने पहले अपने आसपास के समय को 100 गुना तेज कर दिया, फिर ध्यानपूर्वक अपना ध्यान जारी रखा। केवल वही नहीं, बाह्य जगत में काले वस्त्रधारी आदिम युग भी प्रज्ञा अवस्था में प्रवेश कर चुका था। फुसफुसाहट। काली हवा की एक धारा सीधे निंग की ओर बढ़ी। ध्यानमग्न निंग ने अपना ध्यान उससे निपटने में लगाया और जल तलवार दाव का इस्तेमाल करके पानी का एक पर्दा बनाया जिसने उसे चारों ओर से घेर लिया और उसकी रक्षा की। वह अभी भी नहीं जा रहा है। एक्सल बोवेनिया दूर से सब कुछ देख पा रहा था। जब उसने देखा कि निंग आयामी सीमाओं के भीतर ही रह गया है, तो उसने तुरंत आदेश दिया, जारी रखो, रुकना मत। चूंकि उसने सीमाओं के भीतर ही रहना चुना है, इसलिए उस पर तब तक हमले करते रहो जब तक वह मर न जाए। काली हवा बार बार हमला करती रही, लेकिन निंग बिना हिले डुले वहीं खड़ा रहा। अगर वह एक नए स्पेस टाइम सातत्य में प्रवेश करता तो उसे हर दिशा से आने वाले लगातार हमलों का सामना करना पड़ता। हालांकि ये काली हवा लगभग हर 5 सेकंड में एक बार ही हमला कर पाती थी। हर बार जब निंग अपनी तलवारबाजी का इस्तेमाल करता तो वह लगभग 20 सेकंड तक बचाव कर पाता। इस दौरान निंग अपनी प्रज्ञा अवस्था को बनाए रखते हुए खुद को 100 गुना कालिक गति पर बनाए रखता। समय बीतता गया। निंग ने अपनी तलवारबाजी का 18वां दांव लगाया तो उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। स्पेस टाइम अपने आप में जीवंत और संवेदनशील है।
तो ये है स्पेस टाइम तलवार दाव। निंग का दिल खुशी से भर गया। अगर उसे बाहरी दुनिया में बैठकर चुपचाप स्पेस टाइम के रहस्यों पर विचार करने के लिए मजबूर किया जाता तो सचमुच उसे ये सब समझने में 10,000 से ज्यादा अराजकता चक्र लग जाते। लेकिन वह एक ऐसे क्षेत्र में जीवन मरण की स्थिति में था जहां स्पेस टाइम को अविश्वसनीय स्तर तक नियंत्रित किया गया था। स्पेस स्वॉर्ड दाव पर अपनी महारत और उससे मिली कई अंतर्दृष्टियों की बदौलत निंग इस स्पेस टाइम भूलभुलैया के पीछे के कुछ रहस्यों को भी समझ पाया था, जिसे अराजकता के सिथे लॉर्ड ने विकसित किया था और जो अविश्वसनीय रूप से गहन और गूढ़ था। इन सबके परिणामस्वरूप निंग प्रज्ञा अवस्था में प्रवेश कर गया और ऐसा करके उसने अपने मार्ग की सभी बाधाओं को तोड़ दिया, जिससे वह अगले स्तर तक पहुंच सका। अक्सर सामान्य साधना के युग बोध के एक क्षण जितना प्रभावी नहीं होते। निंग को प्रज्ञा अवस्था में आए हुए बहुत लंबा समय हो गया था। सामान्यतः आप जितनी अधिक अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं, आपके लिए वास्तव में ऐसी अवस्था में प्रवेश करना उतना ही कठिन होता है। जब वह युवा था और त्रिलोक में रहता था, तब वह कई बार इस अवस्था में प्रवेश कर चुका था। हालांकि जब से वह अद्भुत दाव लॉर्ड डार्कनॉर्थ अनंत ओमेगा तलवार दाव का स्वामी बना, तब से वह फिर कभी इस प्रकार की अवस्था में प्रवेश नहीं कर पाया। हालांकि उसे कभी कभार अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई, लेकिन वे वास्तविक बोध नहीं थे। लेकिन इस बार निंग को सच्चा आभास हुआ। लगता है मैं डार्कनॉर्थ इस जगह मरने के लिए नियत नहीं हूँ, न ही मालकिन और बाकियों के लिए। निंग ने एक मुस्कान बिखेरी जो अपनी खुशी छिपा नहीं पा रही थी। अगर गोलियों का आदर्श सचमुच यहाँ मर गया होता तो उसे हमेशा के लिए खुद पर शर्म आती। निंग अचानक पास के स्पेस टाइम सातत्यों में से एक में उड़ गया। मुझे लगा था कि वह वहाँ काफी देर तक रहेगा। एक्सल्ट बोवेनिया ठंडे स्वर में मुस्कुराया। यह मेरा डाउगार्ड टॉवर और मेरा स्पेस टाइम भूलभुलैया है। वह मेरे स्पेस टाइम सातत्यों के भीतर से होने वाले हमलों को निष्क्रिय रूप से सहने के अलावा कुछ नहीं कर सकता और अंततः वह मर जाएगा। नए स्पेस टाइम सातत्य के भीतर इस क्षेत्र में सब कुछ धुंधला और अस्पष्ट था, लेकिन हवा में कई बहते हुए रून भरे हुए थे जो विद्युत शक्ति से भरपूर थे। निंग ने रूनों पर नजर डालने के लिए अपना सिर उठाया। स्पेस टाइम तलवार दाव पर अपनी महारत के कारण एक नजर ही उसे ये रहस्य जानने में मदद कर गई कि बिजली का ये निर्माण इस स्पेस टाइम सातत्य से कैसे जुड़ा है। गड़गड़ाहट। निंग की तलवार दाव क्षेत्र फैल गया और तेजी से इस स्पेस टाइम सातत्य के हर इंच को ढक लिया, यहाँ तक कि वह स्पेस टाइम को भी भेदने के लिए आगे बढ़ा। बिजली के रूनों को बाधित कर दिया और उनमें से प्रवाहित होने वाली शक्ति को धीमी गति से रोक दिया। बिजली का निर्माण और स्पेस टाइम सातत्य दोनों ही बाधित हो गए, जिससे उनके लिए डाउगार्ड टॉवर की शक्ति को ग्रहण करना और फिर उसे मुक्त करना बेहद मुश्किल हो गया। इससे पहले निंग के पास बस एक ही विकल्प था कि वह हर सातत्य में महत्वपूर्ण बिंदुओं की खोज करते हुए निष्क्रिय रूप से प्रहारों को सहे और फिर उन्हें तोड़ डाले। इस बार उसने स्थानीय संरचनाओं को बाधित करने के लिए स्पेस टाइम को ही मोड़ दिया था। यह इस बात का प्रमाण था कि स्पेस टाइम स्वॉर्ड दाव ने उसे स्पेस टाइम पर कितना नियंत्रण दिया था। ये स्पेस टाइम सातत्य। निंग ने ध्यान से इसका निरीक्षण किया। वह तुरंत समझ गया कि यहाँ कुल 360 नोड्स हैं, लेकिन अपनी शक्ति का उपयोग किए बिना उन्हें भेदने का तरीका जानने में उसे समय और सावधानीपूर्वक विश्लेषण की आवश्यकता थी। डाउ लॉर्ड डार्कनॉर्थ, तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? एक्सल्ट बोवेनिया की क्रोधित और घबराई हुई आवाज दूर से गूंजी। वह नाराज कैसे न होता। पूरे डाउगार्ड टॉवर पर उसका नियंत्रण था और इसीलिए उसे तुरंत एहसास हो गया कि निंग जिस स्पेस टाइम सातत्य में था वह अब उसके डाउगार्ड टॉवर की शक्ति का उपयोग करने में असमर्थ था और अब निंग पर हमला नहीं कर रहा था। ये कैसे हुआ? हमले क्यों रुक गए? उसे समझ नहीं आया। क्या ऐसा हो सकता है कि वह संरचनाओं के दाव में अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली हो और बिजली की संरचना को नष्ट करने में सक्षम हो? एक्सल्ट बोवेनिया हैरान था, लेकिन ये सभी उच्च स्तरीय संरचनाएं हैं, यहाँ तक कि ऑटॉक्स के लिए भी इन्हें भेदना बेहद मुश्किल होगा। लेकिन जाहिर है उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि निंग ने असल में उस संरचना को ही विघटित नहीं किया था, बल्कि उसने उस संरचना और स्थानीय स्पेस टाइम सातत्य के बीच का संबंध ही तोड़ दिया था। अब चूंकि वह संरचना अपने शक्ति स्रोत से अलग हो चुकी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह कोई भी हमला करने में असमर्थ थी। डाउ लॉर्ड डार्कनॉर्थ, डाउ लॉर्ड डार्कनॉर्थ, एक्सल्ट बोवेनिया बार बार चिल्लाया। निंग ने एक्सल्ट की बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और स्थानीय स्पेस टाइम सातत्य का सावधानीपूर्वक विश्लेषण जारी रखा। अब उसके सामने कम से कम रूम थे जो उसके विश्लेषण की प्रतीक्षा कर रहे थे। वह पहले से ही अपने स्वॉर्ड दाव डोमेन का उपयोग करके इस स्पेस टाइम सातत्य का विखंडन करने में सक्षम था, लेकिन उसने अपना अध्ययन जारी रखा क्योंकि वह ये सीखना चाहता था कि अन्य सातत्यों का भी सर्वोत्तम तरीके से विखंडन कैसे किया जाए। इन सभी स्पेस टाइम सातत्यों में कुछ समानताएं होनी ही थीं। वह उनमें से किसी एक पर जितना ज्यादा शोध करता, उसके लिए दूसरों को समझना उतना ही आसान होता। आखिरकार एक्सल्ट बोवेनिया खुद को रोक नहीं पाया। नष्ट फुसफुसाहट। निंग जिस स्पेस टाइम सातत्य में था वह आखिरकार टूटने लगा। एक्सल्ट बोवेनिया इस पूरे स्पेस टाइम चक्रव्यूह पर पूरी तरह से नियंत्रण में था और परिणामस्वरूप वह अपनी इच्छानुसार नए स्पेस टाइम सातत्य बना और नष्ट कर सकता था। अरे! निंग ने पलकें झपकाईं, फिर हंसा। बोवेनिया की जय हो। चूंकि तुम इतनी अधीर हो, मैं इसे थोड़ा जल्दी कर दूंगा। मैं जल्द ही तुमसे मिलूंगा। ये कहते हुए वह आगे की ओर उड़ने लगा और उड़ते हुए अपने तलवार दाव क्षेत्र का विस्तार करने लगा। उसका क्षेत्र तेजी से इस हद तक फैल गया कि वह आसपास के स्पेस टाइम सातत्यों से टकराने लगा, जिसे निंग ने चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान के साथ देखा।
इस स्पेस टाइम भूल भुलैया में हर सातत्य लगभग इसी तरह बना है। सिर्फ 2 सेकंड बाद निंग ने पूरी तरह से अपने चारों ओर के 5 स्पेस टाइम सातत्यों पर कब्जा कर लिया और उन्हें नष्ट कर दिया, जबकि उसका तलवार दाव डोमेन और भी बड़े आकार में फैल गया। पुस्तक 42 अध्याय 18 अयर। जब इक्सल्ट बोवेन्या ने ये देखा तो उसे लगा जैसे उसके सिर पर ठंडी बर्फ की एक बाल्टी डाल दी गई हो। वह पूरी तरह से स्तब्ध, कांप उठा और स्तब्ध रह गया। एक सिथे इक्सल्ट होने के नाते वह तुरंत समझ गया कि उसके सामने का दृश्य क्या दर्शाता है। डाउल और डार्कनॉर्थ 5 स्पेस टाइम सातत्यों से घिरा हुआ था, लेकिन वह 2 सेकंड में उन सभी पांचों को एक साथ नष्ट करने में सक्षम था। स्पष्ट रूप से स्पेस टाइम भूल भुलैया अब उसके लिए कोई खतरा नहीं थी, क्योंकि वह स्पेस टाइम के रहस्यों को आसानी से देख पा रहा था। मैं खत्म हो गया। इक्सल्ट बोवेन्या का चेहरा भद्दा हो गया। शुक्र है, मेरे पास अभी भी थोड़ा समय बचा है। मेरे सबसे नजदीकी रास्ते के लिए उसे अभी भी लगभग 1000 स्पेस टाइम सातत्य पार करने होंगे। यहाँ तक पहुँचने में उसे कुछ समय लगेगा। बोवेन्या बेचैनी से सोचने लगा कि उसके पास क्या विकल्प उपलब्ध हैं। मेरे आदेशों का पालन करो। इक्सल्ट बोवेन्या ने तुरंत नए आदेश जारी करना शुरू कर दिया। सभी हेगेमॉन और सम्राटों, अपनी पूरी ताकत से डाउल और डार्कनॉर्थ के ठिकानों पर हमला करो। मैं तुम्हें उसका सटीक स्थान बता दूंगा। समझा? समझ गया। विभिन्न हेगेमॉन और सम्राटों ने उसके आदेशों को स्वीकार कर लिया। जहां तक इक्सल्ट बोवेन्या का सवाल है, उसने दाउगार्ड टॉवर के कुछ खजानों पर कब्जा कर लिया और उनका इस्तेमाल निंग पर हमला करने के लिए किया, जो अभी भी अनगिनत स्पेस टाइम सातत्यों से घिरा हुआ था। अब चूंकि स्पेस टाइम भूल भुलैया निंग के लिए कोई खतरा नहीं थी, बोवेन्या के पास एकमात्र विकल्प था कि वह अपने सम्राटों और दाउगार्ड टॉवर के खजाने का उपयोग करके उस पर हमला करे। धमाका, फुफकार, ताबड़तोड़। निंग पर हर दिशा से विभिन्न स्पेस टाइम सातत्यों से गुजरते हुए तरह तरह के हमले बरस रहे थे। इक्सल्ट बोवेन्या यहाँ स्पेस टाइम पर पूरी तरह से नियंत्रण बनाए हुए थे, और इस तरह वह ये सुनिश्चित करने में कामयाब रहे कि विभिन्न सातत्यों ने हमलों को बिना किसी बाधा के अपने से गुजरने दिया। निंग वहीं बिना हिले डुले खड़ा रहा। उसके चारों ओर उसकी तलवार दाव शक्ति सक्रिय थी। वह इसका इस्तेमाल करके ये समझ पा रहा था कि उसके चारों ओर स्पेस टाइम कैसे काम कर रहा है, और ऐसा करके वह अपने क्षेत्र से जुड़े विभिन्न सातत्यों को तेजी से विलीन कर पा रहा था। इस बार वह पहले से थोड़ा तेज था। हर एक सातत्य आसानी से विखंडित हो रहा था। उसे बस इतना करना था कि वह हर सातत्य की कार्यप्रणाली की स्पष्ट तस्वीर हासिल करे। ऐसा करने पर वह उनका विघटन कर सकेगा। अरे, निंग को अचानक ऐसा लगा जैसे हर तरफ से उस पर खतरनाक हमले हो रहे हैं। ये सारे हमले किस बात के हैं? हेगेमॉन और सम्राट सभी दाउगार्ड टॉवर में बिखरे हुए थे। यही वजह थी कि इससे पहले निंग को हर बार सिर्फ एक ही हमले का सामना करना पड़ा था। अब जबकि इक्सल्ट बोवेन्या ने निंग को फंसाने के लिए स्पेस टाइम भूल भुलैया का इस्तेमाल करना छोड़ दिया था, सभी सम्राट एक साथ हमला कर रहे थे। कुछ तो इतनी दूर थे कि उनके हमलों को निंग तक पहुंचने से पहले बहुत लंबे समय तक स्पेस टाइम से गुजरना पड़ा, जो अपनी मायावी तलवार दाव का इस्तेमाल करके उनमें से ज्यादातर को चकमा दे पाया। केवल वे ही खतरनाक थे जो पास के हेगेमॉन और सम्राटों से आ रहे थे, जो बहुत नजदीक से हमला कर रहे थे, जो सिर्फ 10 या 20 लाख किलोमीटर दूर थे। वे खास तौर पर खतरनाक थे। फुसफुसाहट। निंग को बचाव के लिए अपनी जल तलवार दाव का इस्तेमाल करना पड़ा। उसका तलवार दाव क्षेत्र फिलहाल अधिकतम 8 लाख किलोमीटर तक ही फैल सकता था, इसलिए ये हमले आसानी से पूरे क्षेत्र को अपने घेरे में ले सकते थे। पॉप पॉप। आसपास के और भी स्पेस टाइम सातत्य नष्ट हो गए और निंग उन्हें तेजी से विघटित करता रहा। डाउल और डार्कनॉर्थ। दूर से एक आवाज गूंजी। मुझे पता है कि हम ये लड़ाई हारने वाले हैं। मेरी बस इतनी सी विनती है कि आप हमारी मातृभूमि में रहने वाले अनगिनत नश्वर लोगों को छोड़ दें, उन्हें जीवित रहने का मौका दें। असीम, तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? हमला करो और डाउल और डार्कनॉर्थ को मार डालो। इक्सल्ट बोवेन्या उन्मत्त होकर चिल्लाया। असीम, उससे परेशान क्यों होना? गुस्से, हताशा और दुख से भरी आवाजें गूंजी। ये आवाजें दाउगार्ड टॉवर के भीतर मौजूद दूसरे हेगेमॉन और सम्राटों की थीं, और निंग पर हो रहे हमलों की बारिश धीमी पड़ने लगी। पॉप पॉप पॉप। सिर्फ 4 सेकंड बाद निंग अपनी बाईं ओर 4 और सातत्यों को नष्ट करने में सक्षम हो गया। उसने तुरंत असीम नामक हेगेमॉन को देखा, जो उन सातत्यों के पार आयामी सीमा से खजानों को नियंत्रित कर रहा था। वह निंग को देख रहा था। उसकी आंखों में एक याचना भरी नजर थी, और उसका आभामंडल तेजी से कमजोर हो रहा था। उसकी सच्ची आत्मा टूट रही थी, यहाँ तक कि उसका शरीर भी टूटने और सड़ने लगा था। ये याद रखना जरूरी है कि इन सभी हेगेमॉन और सम्राटों ने इक्सल्ट बोवेन्या के आदेशों का पालन करने की आजीवन शपथ ली थी। इक्सल्ट बोवेन्या ने उन सभी को निंग पर हमला करने का आदेश दिया था। अगर वे हमला करते समय थोड़े धीमे होते या निंग पर नरमी बरतते तो एक बात होती, लेकिन अगर वे अचानक और पूरी तरह से अपने सभी हमले रोक देते तो यह आदेशों का उल्लंघन और इसलिए उनकी शपथ का उल्लंघन माना जाता। उन्हें इसके लिए दंडित किया जाता। उन सभी ने बेहद गंभीर परिणामों वाली शपथें ली थीं। नतीजतन असीम के शरीर के भीतर की सच्ची आत्मा का हर रेशा टूट रहा था, और उसका शरीर भी टूटने और बिखरने लगा था। भाई असीम, असीम। कई आवाजें गूंजी। वहां मौजूद कई हेगेमॉन और सम्राट सिथे के वंशज थे, और उन सभी को दुख हुआ। जाहिर है, हेगेमॉन बाउंडलेस के अपने अपने समूहों में कई दोस्त थे। निंग ने हेगेमॉन बाउंडलेस को देखा, जो निंग को विनती भरे भाव से घूरता रहा, जबकि उसका शरीर टूट रहा था। निंग खुद को रोक नहीं पाया और आह भर दी।
क्यों? सिथे वंशज। उन्हें इस छिपे हुए आयाम के प्रति सच्चे सिथे से कहीं ज्यादा प्रेम और लगाव था, क्योंकि यही वह जगह थी जहां उनका जन्म और पालन पोषण हुआ था। वे अनगिनत युगों से यहाँ रह रहे थे और अपने घरों की खातिर मरने को भी तैयार थे। अब चूंकि उन्हें निंग को युद्ध में हराने की कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए उनके पास उससे भीख मांगने के अलावा कोई चारा नहीं था। जब मैंने अन्य हेगेमॉन और सम्राटों को बंदी बनाया था तो मैंने बहुत पहले वादा किया था कि मैं तुम्हारी मातृभूमि को नष्ट नहीं करूंगा। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। निंग की आवाज पूरे दाउगार्ड टॉवर में गूंज रही थी, क्योंकि वह अपने आसपास के स्पेस टाइम सातत्यों को नष्ट करता जा रहा था। अब तक विनाश के प्रत्येक चक्र में उसे 1 सेकंड से भी कम समय लग रहा था। निंग एक साथ 9 या 10 सातत्यों का उतनी ही आसानी से विघटन कर सकता था जितनी आसानी से 2 या 3 का। दोनों में कोई खास अंतर नहीं था। अपने स्वॉर्ड दाव डोमेन के माध्यम से वह जो कुछ भी देख सकता था उसका विघटन कर सकता था। अलविदा भाई असीम। भाई असीम। कुछ सम्राटों और आधिपत्यवादियों ने अपने आक्रमणों की गति नाटकीय रूप से धीमी कर दी। वे अपनी शपथों से बंधे हुए थे कि वे आक्रमण जारी रखेंगे, लेकिन अब वे केवल न्यूनतम आवश्यक कार्य ही कर रहे थे। निंग का तलवार दाव क्षेत्र लगातार फैलता गया। 10 लाख किलोमीटर, 20 लाख किलोमीटर और उससे भी ज्यादा तक पहुंच गया। धीरे धीरे इसने आसपास के कुछ हेगेमॉन और सम्राटों को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया, जिन्हें निंग ने बंदी बनाकर अपनी जागीर दुनिया में स्थानांतरित कर दिया। लगभग किसी भी वंशज ने प्रतिरोध नहीं किया, बल्कि ज्यादातर लोग बिल्कुल शांत थे। हालांकि असली सिथे ने डटकर विरोध किया, हार मानने को तैयार नहीं थे। निंग सिथे वंशजों की अपने घर के प्रति गहरी भावनाओं को समझ सकता था। इससे उसके मन में उनके प्रति आदर का भाव तो पैदा हुआ, लेकिन बोवेनिया के प्रति उसकी अरुचि भी बढ़ गई। बोवेनिया सचमुच इन लोगों को जीवित प्राणी नहीं मानता था। गड़गड़ाहट। तलवार दाव डोमेन हर दिशा में तेजी से विस्तार करना जारी रखता है और अधिक से अधिक स्पेस टाइम सातत्य को नष्ट करता है, क्योंकि निंग दाउगार्ड टॉवर के दिल के करीब पहुंच गया। दाउगार्ड टॉवर के बीचों बीच बने अंधेरे कमरे में विशालकाय चक्की का पत्थर धीरे धीरे घूम रहा था और उसके बगल में अलग अलग आकार के 3 और चक्की के पत्थर थे जो थोड़ी तेजी से घूम रहे थे और बड़ा वाला थोड़ा तेजी से घूम रहा था। बोवेनिया उड़कर सबसे छोटे चक्की के पत्थर के पास गया। ये सिर्फ 3 मीटर लंबा था और अर्धपारदर्शी था। ध्यान केंद्रित करो। बोवेनिया ने उस चक्की के पत्थर पर नियंत्रण कर लिया और अपने दाउगार्ड टॉवर की शक्ति उसके अंदर डाल दी। गड़गड़ाहट। अर्धपारदर्शी चक्की के पाट के ऊपर धुंधली रोशनी का एक स्तंभ तुरंत प्रकट हुआ। प्रकाश का स्तंभ धीरे धीरे किसी दूरस्थ स्थान से प्रतिध्वनित होने लगा। अंततः प्रकाश के मध्य एक धुंधली मानव आकृति प्रकट होने लगी। वह आकृति धीरे धीरे और ठोस होती गई। एक नंगे पांव धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति में विलीन हो गई, जिसके चेहरे पर एक दयालु मुस्कान थी जो मानो मनुष्यों की दुर्दशा पर उसके दया भाव को व्यक्त कर रही थी। उसने ढीले वस्त्र पहने हुए थे और उसके बाल झड़ रहे थे, लेकिन उसका शरीर अत्यंत मांसल था। उसकी आंखों में एक अजीब अदम्य आकर्षण था, मानो जो कोई भी उसकी आंखों में देखता वह हमेशा के लिए उनमें कैद हो जाता। यहाँ तक कि एक्सल्ट बोवेनिया भी इस व्यक्ति की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर सकता था। सर्वशक्तिमान अय्यरे। एक्सल्ट बोवेनिया ने श्रद्धापूर्वक सिर झुकाया। वह जो सम्मान दिखाता था वह उसके रोम रोम से झलकता था। वह स्वामी की उपस्थिति में एक सेवक की तरह था। बोवेनिया, तुमने मुझसे सीधे संपर्क क्यों किया? लंबे गंजे नंगे पांव अय्यरे ने स्पेस टाइम के पार बोवेनिया को घूरने के लिए अपनी नजरें घुमाईं। बोवेनिया शर्मिंदा और भयभीत दोनों महसूस कर रहा था और परिणामस्वरूप उसकी आवाज और भी सम्मानजनक हो गई। सर्वशक्तिमान अय्यरे, मुझे पता चला है कि इस कैउसवज ने एक दाउलॉर्ड को जन्म दिया है जो एक अनंत ओमेगा दाव को नियंत्रित करता है। एक शाश्वत ओमेगा दाव। हाँ, मैंने भी इसके बारे में सुना है। मुझे लगता है उसका नाम दाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ है। उसका नाम इस पूरे कैउसवज में फैल गया है। मेरे सेवकों ने मुझे बहुत पहले ही इसकी सूचना दे दी थी। अयर ने शांति से कहा। वह इस समय मेरे नियंत्रण वाले आयाम में है। दरअसल वह यहीं मेरे दाउगार्ड टावर के अंदर है। बोवेनिया ने जल्दी से कहा। अय्यरे की आंखें अचानक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी से चमक उठीं। वह दाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ को मारना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि वह अपनी मदद के लिए ऑटोक्स को बुला सकता है। इस कैउसवज में उसे कहीं भी मारना बेहद मुश्किल होगा। अय्यरे यहाँ सिथे सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति था और उसका लक्ष्य इस पूरे कैउसवज पर कब्जा करना था। यह जरूरी था कि स्थानीय साधकों को उसके अस्तित्व का पता भी न चले। इस प्रकार सभी उच्च पदस्थ सिथे को उसकी उपस्थिति का खुलासा न करने की शपथ लेने के लिए मजबूर किया गया था। नतीजतन न तो निंग और न ही ऑटोक्स को अयर के अस्तित्व के बारे में पता चला। क्या तुमने उसे मार दिया है? अयर ने पूछा। नहीं, उसने मेरी स्पेस टाइम भूल भुलैया पहले ही सुलझा ली है और जल्द ही मेरे दाउगार्ड टावर के केंद्र तक पहुंच जाएगा। बोवेनिया ने जल्दी से कहा। मैं उसका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता। पुस्तक 42 अध्याय 20 तानाशाहों का आगमन। बाहरी दुनिया। इस छिपे हुए आयाम के बाहर अंधेरे शून्य में 3 आकृतियां स्थित थीं। वे थी काले वस्त्रधारी जीनेंग, ऑटोक टाइटेनोस का गंजा लाल वस्त्रधारी अवतार और ऑटोक मोग का दुबला पतला काले वस्त्रधारी अवतार। धमाका। जैसे ही बोवेनिया इस आयाम से चला गया और वृक्ष प्राणी का आगमन हुआ, एक आयामी लहर अचानक बाहर की ओर फैल गई। एक अंतरिक्षीय लहर। ऑटोक टाइटेनोस ने प्रसन्नता से अपनी आंखें खोलीं और काले वस्त्र पहने निंग ने भी। दोनों ने ऑटोक मोग की ओर देखा। काले वस्त्र पहने निंग ने कहा, बोवेनिया संभवतः छिपे हुए आयाम से भाग गया है। ऑटोक मोग की नीली आंखें सिकुड़ गईं और वह अपने सामने उठती आयामी तरंगों को घूरने लगा। उसने धीरे से कहा, हाँ, मुझे एक आयामी सुरंग का आभास हो रहा है।
लेकिन इसे बेहद सावधानी और जटिल तरीके से खोला गया है। लहरें बहुत सूक्ष्म हैं। आयामी सुरंग वास्तव में उस छिपे हुए आयाम के भीतर से नहीं खुली थी। अगर ऐसा होता तो लहरें कहीं ज्यादा बड़ी होती। यह एयर द्वारा दूर से बनाया गया एक मार्ग था और परिणामस्वरूप लहरें बहुत धीमी थीं। मुझ पर किसी अजीब जीव का हमला हो रहा है। ये बहुत शक्तिशाली है और मैं ज्यादा देर तक टिक नहीं पाऊंगा, निंग ने अचानक कहा। ऑटोक मोग ने कहा, मैं जितनी तेजी से आगे बढ़ सकता हूँ आगे बढ़ रहा हूँ। 15 सेकंड बीत गए। मिल गया। ऑटोक मोग की आंखें चमक उठीं। वे तरंगें छोटी थीं, लेकिन फिर भी वह उनका इस्तेमाल करके उस छिपे हुए आयाम का पता लगाने में कामयाब रहा। ऑटोक मोग आखिरकार स्पेस डाउबत एसेंस का ऑटोक था और वह अपने ही कैओस्फज में था। हर चीज उसके पक्ष में थी और इसीलिए वह स्वाभाविक रूप से उस आयाम का पता लगाने में कामयाब रहा। जल्दी करो और इसमें एक रास्ता खोलो, ऑटोक टाइटेनोस ने आग्रह किया। ठीक है। ऑटोक मोग ने अपने दाहिने हाथ से एक बेहद पतली कृपाण निकाली, फिर उसे लहराया। वार! उसके सामने का स्थान कागज की तरह आसानी से फट गया, जिससे अंतरिक्ष में एक साफ घाव बन गया। यह वार विभिन्न आयामी सातत्यों की कई परतों को चीरता हुआ उस छिपे हुए आयाम तक पहुंच गया जिसे ऑटोक मोग ने ढूंढ निकाला था। रीएप / छिपे हुए सातत्य की रक्षा करने वाली दृढ़ बाहरी झिल्ली से टकराया। ये रहा। ऑटोक मोग ने आश्चर्य से पलकें झपकाईं। झिल्ली बहुत मजबूत है, तोड़ दो। ऑटोक मोग ने तुरंत कुल 6 भुजाएं प्रकट की। उनमें से प्रत्येक ने एक बहुत लंबा और पतला ब्लेड पकड़ रखा था और वह झिल्ली की ओर बढ़ने के लिए आगे की ओर उछला। उसके सामने हजारों खूबसूरत फूल खिले हुए प्रतीत हो रहे थे, जिनमें से प्रत्येक बर्फ जैसा सफेद फूल आयामी कृपाण प्रकाश के एक वार से बना था। ऑटोक मोग निश्चित रूप से आयामी झिल्लियों को चीरने में सबसे माहिर था और उसे इसे चीरने में बस 1 सेकंड लगा। प्रभावशाली! निंग आश्चर्य से आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। उसके पास भले ही उसकी अंतरिक्ष तलवार दाव थी, लेकिन उसकी शक्ति मूलतः तलवार के दाव जितनी ही थी। अंतरिक्ष का दाव तो बस एक सहायक दाव था। इसकी तुलना ऑटोक मोग के अंतरिक्ष दाव बत्सार से नहीं की जा सकती थी। निस्संदेह अंतरिक्ष पर ऑटोक मोग की महारत इस अराजकता लोक में अन्य सभी से श्रेष्ठ थी। अगर ऑटोक टाइटेनोस को आयामी झिल्ली पर हमला करना होता तो उसे बार बार क्रूर बल के हमलों से उसे फाड़ना पड़ता। ऑटोक मोग इसे कहीं ज्यादा आसानी से अंजाम दे पाता। चलो अंदर चलते हैं। ऑटोक मोग निंग को उस छिपे हुए आयाम में ले गया। जैसे ही दोनों अवतार और काले वस्त्रधारी निंग अंदर दाखिल हुए, उन्होंने अनगिनत पत्तों की लताओं को देखा जिन्होंने इस पूरी दुनिया को पूरी तरह से घेर रखा था। कई जगहें ऐसी थीं जो उन अनगिनत शाखाओं से पूरी तरह घिरी हुई थीं। यह नज़ारा देखकर ऑटोक मोग और ऑटोक टाइटेनोस भी आश्चर्य से भर गए। मर जाओ! जब विशाल वृक्ष ने देखा कि बाहरी लोग आ गए हैं तो उसने तुरंत उनकी ओर अनगिनत शाखाएं भेज दी। मेरा असली शरीर दाउगार्ड टॉवर के ठीक बीच में है, निंग ने जल्दी से कहा। टाइटेनोस, तुम डार्कनॉर्थ के प्राइमल ट्विन का ख्याल रखना। मैं दाउगार्ड टॉवर जाऊंगा, मोग ने कहा। बेहतर होगा कि हम साथ चलें। डार्कनॉर्थ का असली शरीर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। डार्कनॉर्थ, थोड़ी देर के लिए मेरी संपत्ति दुनिया में आ जाओ। ऑटोक टाइटेनोस ने हाथ हिलाकर काले वस्त्र पहने निंग को अपनी संपत्ति दुनिया में भेज दिया। निंग ने उसका विरोध करने की कोशिश नहीं की। हमला करो! ऑटोक मोग और ऑटोक टाइटेनोस के अवतारों ने अपने हथियार निकाले और युद्ध शुरू कर दिया। अंतरिक्ष और कर्म पर अपनी महारत के कारण वे दाउगार्ड टॉवर की स्थिति का सटीक अनुमान लगा पाए और दोनों ने मिलकर उसकी ओर तेजी से बढ़ना शुरू कर दिया। फुश फुश फुश! ऑटोक मोग के 6 पतले कृपाण अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को चीर रहे थे। उसके हथियार आयामी ब्लेड जैसे थे जो हर पदार्थ को चीर सकते थे और उसके वार वास्तव में बहुआयामी स्तर तक फैले हुए थे ताकि अंतरिक्ष को भी चीरते रहें। उसकी आक्रमण गति अविश्वसनीय थी। मर जाओ! ऑटोक टाइटेनोस ने अपने 6 हाथों में स्याही जैसे काले दस्ताने पहने हुए थे और हर दस्ताने से जब वह अपने प्रतिद्वंदी पर वार करता तो असीम रहस्यमय शक्ति का संचार होता। हालांकि उसकी हरकतें ज्यादा सहज लग रही थीं, लेकिन हर वार से अनगिनत शाखाएं सड़ गल जाती थीं। नुकसान के मामले में वह ऑटोक मोग से कहीं आगे निकल गया। इस जीव में अद्भुत जीवन शक्ति है। इनमें से ज्यादातर जीव मुझसे 3 हथेलियों से ज्यादा नहीं ले सकते। ऑटोक टाइटेनोस ने भौहें चढ़ाईं जब उसे एहसास हुआ कि इस जीव की जीवन शक्ति कितनी प्रबल है। दोनों तेज गति से आगे बढ़ते रहे। एक तरफ काले दस्तानों ने अनगिनत शाखाओं को नष्ट कर दिया और दूसरी तरफ पतली कृपाणें सब कुछ चीरती चली गईं। पेड़ पर लगातार चोटें लग रही थीं। उसे ऑटोक मोग के काटने की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि वह कटे हुए हिस्सों को फिर से उगा सकता था। ऑटोक मोग के हमले ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। हालांकि ऑटोक टाइटेनोस के कर्म प्रहार उसके मूल पर ही प्रहार कर रहे थे और उसे और भी ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे थे। मुझे उसे मारना ही होगा। पेड़ को आदेश मिल गया था और वह और भी ज्यादा उन्मत्त होकर लड़ने लगा। उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। उसे जल्द से जल्द निंग को मारना था। दाउगार्ड टॉवर के भीतर अनगिनत कठोर प्रतान और शाखाएं निंग पर लगातार प्रहार कर रही थीं, जिसकी आत्मा अत्यंत तीव्र गति से टूट रही थी। अपनी ऊर्जा बचाने के लिए उसने कोई जवाबी हमला नहीं किया और पूरी तरह से बचाव पर ध्यान केंद्रित किया। निंग का शरीर एक छोटे से स्पेस टाइम कोकून से ढका हुआ था जो उसके साथ भागते, चकमा देते और कभी कभी उड़ते हुए धक्के खाते हुए भी चलता रहा।
हर बार जब उस पर वार होता तो वह उस गति का प्रतिरोध करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उससे अपनी शक्ति को यथासंभव बचाए रखने की कोशिश करता। समय बीतता गया। निंग ने बार बार अपनी तलवारबाजी से बचाव किया, लेकिन हर बार उसकी असली आत्मा तेजी से टूटती गई। जल्दी करो, मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकती। निंग की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मेरे पास कुछ नहीं बचा है। धमाका, एक जबरदस्त धमाका हुआ। दावगार्ड टॉवर की अनगिनत शाखाएं कांपने लगीं, जैसे ही दो आकृतियां टॉवर के अंदर घुसीं। नहीं, मुझे इस डाउलॉर्ड को मारना ही होगा। विशाल वृक्ष पहले से ही बुरी तरह घायल था, लेकिन उसमें अभी भी काफी शक्ति बाकी थी। उसने निंग पर लगातार हमले जारी रखे और दोनों घुसपैठियों को रोकने के लिए अपनी कई प्रतानें बाहर भेजीं। फुसफुसाहट, धमाका, कृपाण प्रकाश चमक उठा और काले दस्तानों ने हमला किया। जैसे ही ऑटोक मोग और ऑटोक टाइटेनोस ने अपने दास की शक्ति का प्रदर्शन किया, उनके हमलों के सामने ये शाखाएं अविश्वसनीय रूप से कमजोर लग रही थीं और बड़े पैमाने पर नष्ट हो गईं। कृपाण की एक बर्फीली सफेद धार अचानक चमक उठी और उसके रास्ते में आने वाली सभी शाखाओं और पत्तियों को चीरती हुई निकल गई। कुछ शाखाएं जो निंग पर बुरी तरह से हमला कर रही थीं, वे भी कट गईं और निंग को एहसास हुआ कि उस पर हमले अचानक कम हो गए हैं। कृपाण की रोशनी के बाद काले दस्तानों ने लगातार 2 वार किए, जिससे आसपास की शाखाएं मुरझाकर सड़ गईं और पूरी तरह से नष्ट हो गईं। निंग ने आखिरकार खुद को आराम दिया। वह एक अक्षत स्पेसटाइम बुलबुले के ऊपर उतरा, फिर बैठ गया और गहरी सांस ली। वाह, निंग मुस्कुराया और ऑटोक मोग और ऑटोक टाइटेनोस की ओर देखा। आखिरकार तुम कामयाब हो ही गए। निंग हंसा और उसकी हंसी बहुत खुशी भरी थी। अंततः वे सफल हो गए। ऑटोक टाइटेनोस के भयानक काले दस्तानों ने आखिरकार विशाल वृक्ष की बची हुई जीवन शक्ति को नष्ट कर दिया। डाउगार्ड टॉवर अब पूरी तरह से खाली था। बस स्पेसटाइम भूलभुलैया के कुछ अवशेष और कुछ भयभीत सिथे ही बचे थे। विशाल वृक्ष इन हेगेमॉन और सम्राटों को मारने के लिए अपने रास्ते से नहीं हटा था। डार्कनॉर्थ, ऑटोक टाइटेनोस और ऑटोक मोग दोनों ने निंग की तरफ देखा। वे तुरंत पीले पड़ गए। निंग की सच्ची आत्मा अविश्वसनीय रूप से तेजी से टूट रही थी। अब वह इतनी बुरी तरह टूट चुकी थी कि सच्ची आत्मा खुद ही जोर जोर से कांप रही थी, मानो किसी भी पल टूटकर बिखर जाएगी। अगर निंग को जरूरत पड़ी तो वह ज्यादा से ज्यादा 4-5 वार कर सकता था, लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं भी किया तो भी सच्ची आत्मा जल्द ही पूरी तरह से टूटकर बिखरने वाली थी। जैसे ही मेरा असली शरीर यहाँ फंस गया, मुझे पता चल गया कि मेरे बचने की संभावना बहुत कम है। मुझे खुशी है कि मैं इतने लंबे समय तक जीवित रह पाए, और सच कहूँ तो मुझे यहाँ के अनुभवों से बहुत फायदा हुआ। निंग ने मुस्कुराते हुए कहा। ऑटोक टाइटेनोस को अंदाजा हो गया था कि निंग की असली आत्मा अचानक पहले से कई गुना तेजी से टूटने लगी है। जाहिर है वह पूरी तरह से टूटने ही वाली थी। ओह, इन हेगेमॉन्स और सम्राटों को मारने में जल्दबाजी मत करो। उनमें से कई सिथे वंशज हैं, वे बहुत दयनीय हैं, निंग ने जल्दी से कहा।